अभी आप लोग बैठे हैं एनवायरनमेंट की क्लास के लिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ जितनी भी जस्टिस हम लोग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वो हम लोग करें। ठीक है, आप लोगों को हम पे ट्रस्ट करना है, बस इतनी सी एक आप लोग से उम्मीद है। और मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से मैंने रेस्पॉन्स देखा वो रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त था, तो बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। ठीक है, आइए बता देता हूं आपको। अच्छा हाँ, एक चीज कि अपने दोस्तों से बता दीजिए कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर अभी किसी को एनवायरनमेंट अब स्टार्ट करना है तो वो लोग प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ बात करते हैं। ठीक है, बात ये करेंगे कि एनवायरनमेंट हम लोग कैसे खत्म करेंगे। देखिए, एनवायरनमेंट खत्म करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, जो आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ठीक है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, जो ये हमको खत्म करना है, इसमें कैसे इसको खत्म करें हम लोग, कौन सी चीज पहले पढ़ें, क्या बाद में पढ़ें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आप छोड़ के रखिए। ठीक है, हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आपने नोटिफिकेशन में देखा, वो था जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्यों इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे? इस टॉपिक को जब हम लोग पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो आपके बहुत सारे टॉपिक जो क्लाइमेटोलॉजी के हैं, जो जलवायु विज्ञान के हैं, वो इसी के साथ समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे तो आप एक पंथ दो काज कर रहे हैं यहां पर। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपको बता दूं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में लगातार क्वेश्चंस आते हैं, लगातार। ठीक है, इसमें जो हम लोग टॉपिक आज कवर करेंगे, मतलब आज इस पर्टिकुलर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा। हमको एटमॉस्फेयर समझना जरूरी है, वायुमंडल समझना जरूरी कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर से फिर संबंधित हम लोग जो चीजें समझेंगे वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग, जिसको बेटा हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैश्विक ऊष्मन। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन, और इससे संबंधित आपकी रहती हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इससे संबंधित आपकी रहती है ग्रीन हाउस गैस, जिसको हम लोग कहते हैं हरित गृह गैस। तो हम लोग वैश्विक ऊष्मन के बारे में समझेंगे, वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग क्या है इस चैप्टर में, उसके बारे में समझेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ओजोन क्षरण के बारे में, हम लोग जो बेटा वो पढ़ेंगे ओजोन क्षरण के बारे में, यह भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन क्षरण या डिप्लीशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में भी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, ये चीज समझ लीजिएगा आप। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इनसे संबंधित जितने भी आपके कन्वेंशंस अभी समय हुए हैं, ठीक है, जितनी भी सबमिट हुई हैं, सारे सम्मेलन हम लोग इससे संबंधित करेंगे और डिटेल में करेंगे। ठीक है, डिटेल में हम लोग ये चीज करेंगे। जब हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ और मिसलिनियस चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा क्लाइमेट चेंज में, जहां से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग एक चीज याद रखिएगा, जब ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे होंगे, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से एक रिलेटेड टॉपिक आता है कार्बन से। तो बेटा हम लोग कार्बन से रिलेटेड चीज भी करेंगे यहां पर, याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन से भी संबंधित जो चीजें होंगी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होते हैं, इस प्रकार से सभी जो एक छोटे छोटे आपके टॉपिक बनते हो, सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग कितने लोग हैं, जुड़ गए हैं आप लोग। चलिए इसको शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है, और ये टॉपिक क्योंकि मैं अभी स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं, आपको मैंने ब्रीफ बता दिया ताकि आप लोग मैक्सिमम इसको शेयर कर दें। ठीक है, और ये जो भी लोग हैं आपको बता दूं मैं, ये इनिशिएटिव हम लोग का जो स्टार्ट हो रहा है, ये पीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए हो रहा है, और इसमें यूपी पीसीएस अभी सबसे पहले लगा हुआ है, झारखंड पीसीएस आ रहा है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, सबको फायदा होने वाला है यहां पर। ठीक है, सबको फायदा होने वाला है। तो दोस्त आप लोग एक काम करिए, इस लिंक को तुरंत ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज्यादा इस चीज को शेयर करिए आप लोग, जितने लोग भी हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, इस लिंक को आप लोग शेयर करिए। ये 4 से 6 क्लास चलने वाली है, 2 घंटे की धमाकेदार एकदम क्लास में लूंगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप लोग, आज हम लोग बहुत जबरदस्त चीजें पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में बहुत जबरदस्त चीजें पढ़ने वाले हैं। आइए
अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का कि वायुमंडल है क्या, एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर है क्या, यह समझना जरूरी है। तो आपके हिसाब से क्या आपके दिमाग में जब वायुमंडल सोचते हैं, एटमॉस्फेयर सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं, क्या आपके जहन में चलता है उस समय? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि आपकी पृथ्वी है। एक चीज आप जानते हैं कि आपकी पृथ्वी है, राइट, अर्थ है, पृथ्वी। इसके चारों ओर अगर आप देखेंगे, इसके चारों ओर देखेंगे तो आपको बहुस्तरीय गैस का एक आवरण मिलेगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको बहुस्तरीय गैसीय आवरण मिलेगा, ठीक है। मल्टीलेयर्ड गैसियस एनवलप, आपको बहुस्तरीय गैसीय आवरण मिलेगा। और यह आवरण जो आप देख रहे हैं, यह आवरण कैसे है, क्या है इसमें? यह आवरण जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? गुरुत्व आकर्षण बल जो है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह हमारे पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। नहीं तो क्या होता, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नहीं होता, तो सभी चीज स्पेस में चली जाती कि नहीं? सारी की सारी चीजें जो हैं वो स्पेस में चली जाती, ठीक, अंतरिक्ष में चली जाती। आई होप ये आपको मालूम होगा कि अंतरिक्ष में और जो आपका ब्रह्मांड है उसमें फर्क क्या है। क्वेश्चन आपको मालूम होगा, अगर मालूम है तो आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग अभी कर दीजिए कि ब्रह्मांड और उसमें फर्क क्या है। वापस लौटे अगर हम लोग, तो यहां आप देख रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यही हमारा वायुमंडल है, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, द मल्टीलेयर्ड गैसियस एनवेलप which is actually connected by the earth because of gravitational force, that is nothing but your atmosphere। यही आपका एटमॉस्फेयर है, यही आपका वायुमंडल है। पृथ्वी की हाइट अगर देखें, यहां से पृथ्वी की सतह से इसकी हाइट, तो विभिन्न विद्वानों ने, अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अपनी हाइट अलग अलग बताई है। कुछ बताते हैं 1000 किलोमीटर, कोई बताते हैं 10,000 किलोमीटर, कोई बताते हैं 16 से 29,000 किलोमीटर। हम कौन सी हाइट माने, यह एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। अगर आप देखेंगे नॉर्मली, तो कई लोग इस हाइट को बोलते हैं कि बहुत बड़ी, बहुत ऊंची परत है गैसियस एनवेलप की, जिसको उन्होंने बोला कि 16,000, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, 16,000 किलोमीटर से 29,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर से 29,000 किलोमीटर की हाइट बताई। अब वास्तव में आप बताइए, क्या इतने ऊपर जो 16,000 29,000 किलोमीटर हाइट है, यहां पर जो गैस मिल रही है आपको, क्या उनका घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा? नहीं दोस्तों, गैसों का घनत्व तो यहां पर ना के बराबर होगा। तो इसको हम कंसीडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी क्रियाएं होती होंगी, ठीक है, गैसों के कुछ ऐसे रिएक्शंस होते होंगे और ये एस्केप नहीं कर रहे होंगे सालों साल, ये उसी जगह पे स्थिर होंगे, उसी रीजन में घूम रहे होंगे। और क्यों ऐसा होगा? तो हो सकता है उसके पीछे का कारण जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में आ रही बात आपके? तो यहां पर हाइट अगर मैं बात करूं, प्रभावी, अगर ऊंचाई के बारे में बात करें हम लोग, इफेक्टिव हाइट के बारे में बात करें, तो याद रखिएगा कि मैं इफेक्टिव हाइट अगर बोलूंगा, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी, ठीक है, यहां पर अगर मैं कहूं कि प्रभावी ऊंचाई कितनी है, इफेक्टिव हाइट कितनी है, तो आप क्लियरली बेटा बोल सकते हैं, यहां पर क्लियरली बोल सकते हैं 1000 किलोमीटर। कितनी है इसकी प्रभावी ऊंचाई? 1000 किलोमीटर है। तो दोस्तों, यही जो है आपकी 1000 किलोमीटर की जो हाइट ली हुई गैसियस एनवेलप, आपका गैसियस एनवेलप है, जो बहुस्तरीय गैसीय आवरण है, यही आपका क्या है? यही आपका वायुमंडल है। इतनी बात आपके समझ में आई तो मुझे बताइए। और जितने लोग हैं, ठीक है, जितने लोग आ रहे हैं यहां पर, और जुड़िए, जितने लोग पहली बार बैठ रहे हैं, आज पहला दिन है, डे 1 है एनवायरमेंट का। किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, हेल्प करेगा तुम्हें, ठीक है। और अगर स्पेशली पीसीएस के लिए बैठे हो, स्टेट पीसीएस के लिए,
तब तो ताबड़तोड़ तरीके से आपको ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत तगड़ा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करा है और कोशिश करिए कि क्वेश्चन ज्यादा हम वहां पर फंसा पाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं यही हमारा क्या है, वायुमंडल है। इसी को हम बोलते हैं वायुमंडल, इसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं बेटा, इसी को। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इसका वायुमंडल में जो आपको गैसें मिलती हैं, मतलब इसके अगर हम लोग संगठन के बारे में बात करें, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंपोजिशन, अगर मैं इसके कंपोजिशन के बारे में बात करूं या अगर मैं इस बात करूं इसके स्ट्रक्चर के, संरचना के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तब जाके मैं कहूंगा कि मेरा वायुमंडल चैप्टर जो है, अध्याय जो है ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं और जितने लोग जुड़ रहे हैं तुरंत इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें लिंक को और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि डेली 2 से लेके 6 बजे तक क्लास चल रही है। जो लोग भी आ रहे हैं मैं बार बार ये बोलता रहूंगा, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्मल क्लास नहीं चल रही है, डेली 2 से लेके 6 बजे तक 4 घंटे की स्पेशल क्लास चल रही है स्टेट पीसीएस के लिए। और ऐसा पहली बार हो रहा है यूट्यूब की हिस्ट्री में कि बिना फीस हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हम लोग दिलवाएं। ठीक है, तो प्लीज हम लोग के साथ आप लोग शेयर करिए चीजों को और जितने लोग भी हैं यहां पर जुड़े रहिए। आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मैं चीजें बताने वाला हूं और कुछ ऐसी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, इसके संगठन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन की सबसे पहले, तो कंपोजिशन मतलब क्या है कि वायुमंडल में बेसिकली आपको मिलता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, संगठक कौन कौन से हैं आपके, इसके बारे में समझने के लिए अगर बात समझे तो याद रखिएगा यहां पर आप लोग 3 चीजें बेटा आपको मिलेंगी यहां पर। ठीक है, 3 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगी आपको गैस, आप जानते हैं गैसियस एनवलप है ये। ठीक है, ये एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है, तो गैस तो आपको यहां विभिन्न प्रकार की मिलती ही है। दूसरा आपको क्या चीज याद रखनी है, यहां पर आपको मिलेगा जलवाष्प, यहां पर आपको जलवाष्प मिलेगा। ठीक है, और तीसरी चीज जो है ये मैं आपको बता दे रहा हूं, तीसरी चीज आपकी है एरोसॉल। एरोसॉल, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, गैस, वाटर वेपर और एरोसॉल। अब एक चीज बता दूं, जितने लोग भी हैं मैं सारी चीज हिंदी इंग्लिश में लिखूंगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बहुत ध्यान से बात समझे। ठीक है, कि आप लोगों को जो इंग्लिश के टर्म्स लिख रहा हूं वो इंग्लिश के टर्म्स आपको हिंदी में भी आने चाहिए। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूं ट्रोपोस्फेयर और क्षोभ मंडल, तो आपको क्षोभ मंडल भी मालूम होना चाहिए और ट्रोपोस्फेयर भी मालूम होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप पीसीएस का, यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो 2019 में जो पॉलिटी का क्वेश्चन आया वो इंग्लिश में आया। ठीक है ना, हार्बियस कॉर्पस वाला। ठीक, आप अगर 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, एटमॉस्फेयर चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो उन लोगों ने क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल ना देख के ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर हिंदी में देवनागरी लिपि में लिख के दिया हुआ है। तो आप लोगों को एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि ट्रोपोस्फेयर और क्षोभ मंडल एक चीज होती है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर पूरा हिंदी में लिखो। देखो, मैं पूरा हिंदी में लिख दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पूरा इंग्लिश में लिख दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो हिंदी मीडियम वाले हैं खासकर, बेटा आपको इंग्लिश के टर्म्स मालूम होने चाहिए, पूरा सेंटेंस नहीं, केवल टर्म्स। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है गैस। अगर हम लोग गैस के बारे में बात करें तो हमें 2 प्रकार की गैसें यहां मिलती हैं। अगर हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे बेटा तो 2 प्रकार की आपको गैस यहां मिलेंगी। पहली गैस जो है उसको हम बोलते हैं स्थायी गैस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में परमानेंट गैस, स्थायी गैस। ये स्थायी गैस होती क्या है? ठीक है, ये स्थायी गैस क्या है इसके बारे में समझते हैं। अब आपको पहले मैं बता देता हूं कि स्थायी गैस कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि स्थायी गैस होती क्या है। देखिए, पहली चीज याद रखिएगा, स्थायी गैस में आपको मिलेंगी कौन कौन सी गैसेस। आपको मिलेगी नाइट्रोजन, आपको मिलेगी ऑक्सीजन और बेटा आर्गन। ठीक है, आप यहां याद रखिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। और इसका कितना परसेंटेज है ये भी जल्दी से मुझको बता दीजिए। अगर आप जानते होंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसकी बात करेंगे
तो 78.1%। ये कितना है 20.9%। ये कितना है 0.93%। यही तो है बेटा आपका, ठीक है। यही आपको डेटा थोड़ा सा याद रखना है, फैक्चुअल डेटा थोड़ा सा याद रखना, इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यही आपका क्या है, परसेंटेज है। अब बात आती है कि स्थायी गैस क्या होती है। स्थायी गैस क्या होती है? देखिए, अगर मैं सतह से बात करूं, अगर मैं सतह से बेटा बात करूं, ठीक है, अगर सतह से आप 80 किलोमीटर ले लें, अगर सतह से आप 80 किलोमीटर की ऊंचाई ले लें, ठीक है, तो यहां पर गैसों का आपको प्रतिशत दिख रहा है, यहां पर आपको परसेंटेज दिख रहा है गैसेस का। यहां पर जो प्रतिशत आपको दिख रहा है गैसों का, यह हमेशा स्थिर रहता है। यह कैसा रहेगा? 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक इन गैसों का प्रतिशत स्थिर रहेगा, और इसीलिए ये क्या कहलाती हैं? स्थायी गैस कहलाती हैं। जो ये गैसेस हैं, इनका जो परसेंटेज है, ये अप टू 80 किलोमीटर इट विल बी कांस्टेंट। 80 किलोमीटर तक इनका प्रतिशत जो है वो बेटा बदलेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। याद रखिए, ये गैसेस जो है 78.1, 20.9, 0.93, इनका प्रतिशत बदलने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहां पर होने क्या वाला है? ये स्थिर रहने वाली है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर तक जो गैसों के प्रतिशत में स्थिरता रहती है, उसी स्थिरता पर आधार पे हम क्या कहते हैं? उनको स्थायी गैस कहते हैं, या अंग्रेजी में इनको एक और गैस कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा, कांस्टेंट गैस। ठीक है, बताओ क्या कहा जाता है? कांस्टेंट गैस कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई? अरे भैया, सरफेस है, ठीक है, सरफेस से तुम 80 किलोमीटर की हाइट देख लो, इसके बीच में गैसेस होंगी। ये जो गैसेस हैं, आप परसेंटेज देख रहे हैं यहां पर, ये परसेंटेज बदलने नहीं वाले 80 किलोमीटर के, 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर के बाद बदल जाएंगे भले ही, लेकिन 80 किलोमीटर तक ये परसेंटेज बदलने नहीं वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्या होती है स्थायी गैस? तो स्थायी गैस ऐसी गैसें होती हैं जिनके प्रतिशत में स्थिरता रहती है 80 किलोमीटर तक। उसके बाद की कहानी अलग है, हमें तो केवल 80 किलोमीटर तक समझना है चीज को, ठीक है। समझ में आई बात? तो यस लिख के बताओ, जितने लोग भी हैं, और जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करो, ठीक है। हम लोग एम करके चल रहे थे, एम करके हम लोग चल रहे थे कि आज ज्यादा बच्चे हम लोग चैनल में बैठेंगे, क्योंकि ये इनिशिएटिव हम लोग ने ऐसा लिया है कि जिसमें बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने मिलने वाला है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस चीज को आप लोग ने फैलाया नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज आप लोग शेयर करिए। टीम, हम लोग सोचिए, ऑफलाइन क्लासेस को हम लोग, शाम की ऑफलाइन क्लासेस मैंने अपनी कैंसिल कर दी हैं, और अपनी शाम की ऑफलाइन क्लासेस हम लोग कैंसिल करके यहां पर ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, तो प्लीज जाके इसको शेयर करो यार, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को फायदा मिले। ये चीज सबके समझ में आ गई? बताइए मुझे। प्रणाम नितिन, शैलेंद्र, सब इंस्पेक्टर नीतू कांडिल, दिया वशिष्ठ, हेलो हाय, महेंद्र अचले, कंचन त्रिपाठी, देवराज यादव, प्रियंका सिंह, राहुल कुमार, संजय सागर, अनुपम कुमार, राहुल कुमार, वेरी गुड। अगर आप लोग देख रहे हो, समझ में आ रहा है, तो मुझे बताइए समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। मैं एक बार अपना फ्रेश कर लेता हूं, रिफ्रेश कर लेता हूं, हो सकता है शायद मेरा वो चल नहीं रहा है। ठीक है सर, आज ही शेयर किया है, बहुत बढ़िया सर, कर दिया है शेयर। आई एम फ्रॉम बिहार, कॉन्सेंट्रेट बीपीएससी ओनली। यस, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। बहुत सारे, टिंकू कुमार हेलो, श्याम सुंदर हेलो, आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, जितने लोग हैं, है ना। मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा काउंट बढ़ाइए आप। आगे जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, फिर बाद में ऑफलाइन क्लास देखते हो बैठ के, फिर कमेंट करते हो, लाइव में मजा जबरदस्त है। तो ये आपकी क्या हो गई? स्थायी गैसेज हो गई। अब हम लोग दूसरी गैस जो है उसको बोलते हैं परिवर्तनशील गैस, परिवर्तनशील गैस, ठीक है। और जितने लोग भी बेटा आ रहे हैं, मैं बता दूं आपको, जितने लोग भी यहां पर बैठ रहे हैं, ठीक है, ये आपको वनडे एग्जाम में भी बहुत हेल्प करने वाला है, ये भी बता दे रहा हूं। जब आप ईसीएस के लेवल का पढ़ लेते हैं तो वनडे एग्जाम में भी बहुत आपको हेल्प करता है। तो याद रखिएगा, कोई भी फालतू नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज जैसे यहां पर आपको फालतू नहीं लगेगी, सब आपके एग्जाम में आ जाते हैं। परिवर्तनशील गैस क्या है भैया? जिनका 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर के जो रेंज है, वहां गैसों के प्रतिशत में अगर अंतर आ जाए, ठीक है, अगर परसेंटेज में डिफरेंसेस आ जाए, तो क्या होगा?
ऑब्वियस सी बात है कि उनको उनमें वेरिएशन आएगा, इसीलिए इनको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल गैस और हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील गैस। परिवर्तन आ रहा है प्रतिशत में। और गैसें कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.032%। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। सोचो, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इतने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, एसएससी में, रेलवे में, सब में आ जाते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है कि ये इस टाइप की गलतियां ना करें, इतने छोटे क्वेश्चंस गलत करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, ये सारे इसी में मैंने यहां पर लिख दिया, क्योंकि इन चारों के परसेंटेज पूछते हैं और किसी का नहीं पूछते हैं, और सबका बहुत कम है। ठीक है, तो मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी गैसेस हैं? आप देखिए, इसके अलावा आपकी नियॉन है, ठीक है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, एक्सेट्रा। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई कौन सी कर रहे हैं? वो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एनवायरमेंट की, ना कि अभी ज्योग्राफी की। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, तो कुछ गैसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओजोन गैस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है आपके एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नाइट्रोजन साइकिल, जब आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो है आपको मालूम होनी चाहिए, ये हमारी गैसेस हैं। राइट, अब कुछ हम लोग चीजों के बारे में बात करते हैं, छोटे छोटी चीजों के बारे में। बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहता था ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, नाइट्रोजन के फंक्शंस हम लोग नाइट्रोजन साइकिल में करेंगे डिटेल में, कि नाइट्रोजन फंक्शन नाइट्रोजन साइकिल में होता क्या है। ठीक है, कैसे वहां पर नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी चीजें हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग आइए गैसों में प्रमुख गैस के बारे में बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट गैस को सीक्वेंस में नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट गैस जो है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग अपनी बनाते हैं गैसेस के बारे में। ठीक है, तो गैसेस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। और सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में। आप लोग जितने लोग भी आए, नोट डाउन करते रहना सारी चीजें, केवल सुनो मत, नोट डाउन करते रहना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, पहली मैंने कौन सी बताई आपको गैस? कार्बन डाइऑक्साइड बताई, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड? क्यों जरूरी है, यह क्वेश्चन आता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो क्या हो जाता? ऐसा हमारी पृथ्वी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो कुछ होता क्या? कुछ फर्क पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता। क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता, इसको देखिए बेटा, समझिए। अगर अभी आप बात करें पृथ्वी के औसत तापमान की, अगर अर्थ की आप एवरेज टेम्परेचर, पृथ्वी का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर आप एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरी पृथ्वी का अगर आप पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर देख लोगे तो पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी का औसत तापमान बिना CO2 के, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होता, ठीक है, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका टेम्परेचर होता माइनस, याद रखिएगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यह चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अच्छा दोस्तों, मैं इसको अभी मैं कंटिन्यू करता हूं, लेकिन हाँ, एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता था, दिमाग से उतर गया, स्लिप कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अभी मैंने देखा, इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था, तो इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ा कि कोरोना वायरस के 2 केसेस दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, विच इज नॉट अ गुड न्यूज। ठीक, नॉर्थ इंडिया का यह पहला केस है जो कि दिल्ली में पाया गया है, और ऐसी आशंका है कि राजस्थान और हरियाणा में भी कुछ केसेस हैं, उनकी भी जांच चल रही है, विच मीन्स कि कोरोना इंडिया में आ चुका है। ठीक है, एंड इट इज अ वेरी सीरियस इशू। तो जितना भी बासी खाना है, कंटेन्ड जो फूड्स होते हैं, कंटेनर वाले फूड होते हैं, ठीक है, आइसक्रीम है, ये सारी चीजें अवॉइड थोड़े दिन करिए। ठीक, और आप लोग जितने लोग भी हैं, मास्क पहन के चलिए प्लीज। मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और अच्छी क्वालिटी का मास्क, वो 100-150 रुपए वाला जो ब्लैक मास्क आता है, वो मास्क पहन के चलिए आप लोग। सैनिटाइजर लिक्विड आता है, अच्छे से आप लोग अपना हाथ वाथ एकदम साफ करिए, और जितना भी जो भी खाना खा रहे हैं,
ठीक है, ये प्लीज मेक श्योर करिए कि एकदम ताजा फूड आप लोग ताजा खाना खा रहे हैं। खाना लेट खा लीजिए, ऑफिस में है, खाना बाहर से ना खाइए, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस वाकई में बहुत डेंजरस है। जापान में बहुत तेजी से फैल रहा है, ईरान में काफी मौत हो गई है, ठीक है, और चाइना की तो आपको कंडीशन मालूम ही है, चाइना में उन्होंने तो रिलीज नहीं करें डेटा, तो इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। तो प्लीज आप लोग घर में जहां पर भी हैं, अपना घर में आराम से आप लोग बैठें, ज्यादा बाहर ना घूमें, ठीक है, ज्यादा बाहर ना निकलें, और जो सब्जी अब्जी भी है उनको प्रॉपरली आप लोग वॉश करके, गर्म करके, अच्छी तरीके से बॉईल करके खाना बनाएं, ठीक है, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है एंड इट इज नॉट अ गुड साइन। जब तक कि इसका कुछ भी, अभी आप जानते हैं कि इसका तोड़ नहीं निकाला गया, जब तक इसका तोड़ नहीं निकलता है, ठीक है, तब तक को एंटीवायरस अभी तक नहीं निकला है, तो आपको उसके लिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और दिल्ली में आया है पॉजिटिव केस, आप लोग देख सकते हैं, नेट में आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो खैर अब मैं बात कर रहा था कि एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां पर टेम्परेचर अगर हम बात करें विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, -20 डिग्री, ठीक है। तो आइए -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ये क्या होता है इसके थोड़ी सी सीन को समझते हैं। इतनी बात समझ में आ रही सबके, बताइए मुझे पहले, इतनी चीज सबके समझ में आ गई ना, ठीक है। अमन गुप्ता, जियो इकोलॉजी में हमारा जवाब नहीं, अरे यार वो सब छोड़ो, पढ़ो अभी बहुत कायदे से दोस्त, ठीक है, तुम्हारे लिए आए हैं बेटा, ठीक। अब यहां पर आओ, मैं कुछ बनाता हूं बढ़िया फिगर, मेरे साथ फिगर को समझते हुए चलिए, ठीक है, और फिगर को समझते हुए चलेंगे तो क्या होगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यह आपकी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, यह पृथ्वी की सतह है, ठीक, अर्थ सरफेस। जितने लोग भी हो बैठे आए हो, ठीक है, ये बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मिलने वाली है, ठीक है, और यहीं से समझ जाओगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अगर दिमाग में चलता है वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बार सुना है और मालूम नहीं एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्ट इसकी चीज नहीं मालूम है, थोड़े बहुत डाउट्स है, तो यहां रुके रहो चैनल पे, देखो अभी, और जितने लोग हो शेयर कर दो लिंक को, ठीक है, शेयर कर दो लिंक को। अब यहां पर तुम देखो बेटा, यहां पर आपकी क्या है, सूर्य है, ठीक है, यहां पर आपका सन है, आप जानते हैं, ठीक, और सन बहुत गर्म है, सूर्य आपका बहुत गर्म है, ये सब आप जानते हैं। जो भी गर्म चीज होती है, जितनी भी गर्म चीज दुनिया में है, ठीक है, उससे रेडिएशन निकलती है, विकिरण निकलती है। क्या निकलती है? विकिरण आप याद रखिएगा, रेडिएशन याद रखिएगा बेटा, हर गर्म बॉडी से निकलती है। अब वो गर्म बॉडी, आप चाहे आप रोटी जिसमें सेकते हैं वो तवा हो, ठीक है, चाहे आपकी गर्म छत हो, चाहे जिस आप रोड पे चल रहे हैं वो रोड गर्म हो, और चाहे सूर्य आपका गर्म हो, रेडिएशन निकलती है उससे, ठीक है। तो क्योंकि सूर्य से एक रेडिएशन निकलती है, सूर्य से आपकी रेडिएशन निकलेगी, इस रेडिएशन को बेटा हम बोलेंगे सौरिक, क्योंकि सूर्य से निकल रही है इसलिए इसको बोलेंगे क्या? सौरिक विकिरण। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही हो। इसको हम लोग बेटा बोलेंगे सोलर, इंग्लिश में बोलेंगे सोलर रेडिएशन। क्लियर है बात यहां तक? मैंने आपसे क्या बात बोली? मैंने बोला कि इसको सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन बोलेंगे, क्योंकि सूर्य से विकिरण निकल रही है। यहां तक समझ में आ रही है? अब दूसरी चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज, ये जो सूर्य से विकिरण आ रही है, जो सोलर रेडिएशन बेटा आ रही है, ये सोलर रेडिएशन कैसी है? ये सोलर रेडिएशन याद करिए, एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, ठीक है। ये सोलर रेडिएशन विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती है, ठीक है। ये जो है आपकी याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह आती है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। सूर्य की जो किरण आ रही है उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। समझ में आ रही है आपके बात? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? वेव के रूप में आती है, क्योंकि विकिरण जो है, विकिरण याद रखिएगा तरंग के रूप में ही ट्रैवल करती है। आप याद रखिएगा जो रेडिएशन है वो वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल करती है। अब यहां पर क्या हो रहा है आप जान रहे हैं, यहां पर पृथ्वी की सतह के नजदीक आपको मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक परत। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग जगह पे बिखरी होगी। एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए आपके, और उसका आंसर भी तुरंत आ जाना चाहिए कि पृथ्वी की जो सतह है, क्या घनत्व गैसों का यहां पर अधिक होगा या
पृथ्वी पर ऊंचाई पर हो। मैंने आपसे यहां बताया बेटा कि सोलर रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में निकल रही है, पृथ्वी पे पहुंच रही है। कहां पहुंच रही है? पृथ्वी पे पहुंच रही है। और जब ये पृथ्वी पे पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सोलर रेडिएशन है जो सूर्य से निकल के आ रही है ये काफी गर्म होगी, ये ठंडी तो होगी नहीं, ये आप सब जानते हैं कि ये काफी इनके अंदर बहुत ज्यादा ये हॉट होगी, राइट, बहुत वार्म होगी। ये जब पृथ्वी पे पहुंचेगी तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, तापमान जिसको बोलते हैं, ये तापमान को क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। तो जो पृथ्वी का तापमान है, पृथ्वी की सतह का तापमान है, पृथ्वी की सतह का तापमान दोस्तों बढ़ा रही है। वायुमंडल का तापमान इसने अभी नहीं बढ़ाया है, ठीक है, पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ाया है। वायुमंडल का तापमान भी बढ़ाती है। कहां बढ़ाती है? समताप मंडल में बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है वो सब बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए, इसने पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ा दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे बताया था कि जो भी चीज गर्म होती है बेटा, वहां से आप जानते हैं विकिरण निकलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से भी क्या होगा? यहां से भी विकिरण निकलेगी, क्योंकि ये पृथ्वी से निकल रही है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या? इसको हम लोग कहेंगे पार्थिव विकिरण। इसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? पार्थिव विकिरण बोलेंगे, या इसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि पृथ्वी से निकल रही है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, अब एक बहुत सिंपल सी चीज है आपको बतानी है, जो दिमाग में आपको बैठा लेनी है, ठीक है। दिमाग में आपको क्या बैठालनी है कि एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। एक वेन्स साहब ने अपना लॉ दिया, उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जितनी गर्म बॉडी होगी, जहां से विकिरण निकल रही है, उसका टेम्परेचर, उस निकाय का, उस बॉडी का टेम्परेचर जितना गर्म होगा उतनी वेवलेंथ जो है तरंग की छोटी होगी। पहले समझ लेते हैं वेवलेंथ हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि वेवलेंथ, एक जब तरंग बनती है तो इस प्रकार से आपकी तरंग बनती है, राइट। यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूं तो ये क्या है? एक वेव है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है? आपका एक वेव है। या यहां से लेके यहां तक आपकी क्या है? एक वेव है। या यहां से लेके यहां तक आपकी एक वेव है। मतलब कि एक वेव का अर्थ यह होता है कि एक सर्कल बनाए। क्या बनाए? एक सर्कल आपका बनाए, उसको एक वेव बोलते हैं, ठीक है। और एक आपकी इस प्रकार की इतनी बड़ी वेव है जिनकी वेवलेंथ काफी बड़ी दिख रही है, और कुछ आपकी वेव ऐसी छोटी छोटी नजर आएंगी आपको, ऐसी छोटी वेव भी होती है। इनकी अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो इनकी डिस्टेंस काफी कम है, यहां से लेके यहां तक है। इनफैक्ट इनकी डिस्टेंस में अगर आप देखें यहां से कंपेयर करके, ऐसे कंपेयर अगर आप करें तो यहां पर दो वेव आ जा रही हैं, ठीक है, और यहां पर एक ही वेव आ रही है। तो बड़ी वेव कौन सी हुई, या वेवलेंथ किसकी ज्यादा हुई? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाले की आपको वेवलेंथ, ये लेंथ है ना, ये लेंथ है, तो ये लेंथ ज्यादा है। तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा है? तरंग दैर्ध्य ज्यादा ऊपर वाले की दिख रही है, नीचे वाले की आपको कम दिख रही है। दिख रही कि नहीं यहां पर? ठीक है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं यहां पर? मैं यहां पर क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको कि ये जो है हमारी दीर्घ तरंग है ना, किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। दीर्घ तरंग है किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। और ये जो आपकी है ये लघु तरंग है, मतलब कि यहां पर आपको मैं कह सकता हूं ये लॉन्ग वेव्स हैं, ये बड़ी वेव्स हैं, इनकी लेंथ ज्यादा है। और बेटा ये जो आपका है ये कैसी है? ये शॉर्ट वेव्स है, इसको हम शॉर्ट वेव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? राइट, इसको हम शॉर्ट वेव बोल सकते हैं। ये दो प्रकार की आपकी क्या है? तरंग दैर्ध्य है। वेन्स ने क्या बोला? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने क्या कहा? देखिए, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने ये बोला, उन्होंने उनके अपने लॉ में ये समझाया कि जितना गर्म निकाय होगा, ठीक है, उन्होंने कहा अगर जहां से निकाय, अगर, ठीक है, गर्म निकाय, या ऐसे कह लो कि अगर निकाय का तापमान अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर ऑफ एमिटिंग बॉडी, एमिटिंग मतलब जहां से उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, तो ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उत्सर्जित निकाय से, ठीक है, निकाय का तापमान, टेम्परेचर ऑफ एमिटिंग बॉडी जितना ज्यादा होगा,
उतनी छोटी तरंग दैर्ध्य होंगी। ठीक है, मतलब कि उतनी छोटी वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ क्या होगी? उतनी ही कम होगी। इसका मतलब क्या है कहने का, समझ में आ जाएगा बहुत आराम से, ठंडे दिमाग समझना। सूर्य, अगर मैं सन की बात करूं, ठीक है, सन के बारे में बात करूं तो सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो सन से जो तरंग निकल रही है, जो सन से रेडिएशन निकल रही है, इन तरंगों को क्या मैं लिख सकता हूं? इन तरंगों को मैं लिख सकता हूं कि ये जो तरंग होंगी, क्योंकि पृथ्वी, इसका तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां से निकलने वाली तरंग कैसी होंगी? लघु तरंग। मैं कह सकता हूं यहां से निकलने वाली वेव्स जो होंगी, दैट विल बी शॉर्ट वेव्स, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बेटा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी छोटी क्या होगी? वेवलेंथ होगी। सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, इसलिए उससे जो आने वाली तरंग है उनका वेवलेंथ क्या होगी? बहुत छोटी वेवलेंथ होगी। ठीक है, उसके कंपैरिजन में आप बताइए मुझे, पृथ्वी क्या उतना गर्म है सूर्य के बराबर? आंसर इज सिंपल, नो। ठीक है, नहीं सर, गर्म नहीं है। तो सर यहां से जो आपकी विकिरण निकल रही है बेटा, जो यहां से आपकी विकिरण निकल रही है, ठीक है, वो छोटी ना होकर कुछ इस प्रकार से बड़ी होगी, जिसको हम कह सकते हैं दीर्घ तरंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दीर्घ तरंग बोल सकते हैं, लॉन्ग वेव बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग वेव। तो अगर मैं सूर्य से पूछूं कि कैसी विकिरण आ रही है, तो प्रवेश कर रही है हमारे वायुमंडल में, तो प्रवेशी हो जाएगी, इनकमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इनकमिंग शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलर रेडिएशन। अगर हम इसको पूरा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इनकमिंग प्रवेशी शॉर्ट वेव लघु तरंग। ठीक है, तो प्रवेशी लघु तरंग विद्युत चुंबकीय सौरिक विकिरण। ये पूरी आपकी, इसको हम लंबे चौड़े तरीके से समझ सकते हैं, या सिंपल से समझ लो, इसको एकदम सिंपल समझ लो कि ये शॉर्ट वेव्स हैं, जो कि सोलर रेडिएशन क्या होती हैं? शॉर्ट वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, और ये हमारे पृथ्वी में आ रही हैं, तो इसको हम प्रवेशी सौरिक विकिरण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रवेशी, इंग्लिश में बोलेंगे इनकमिंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनकमिंग, क्योंकि हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं। अब समझो खेल कार्बन डाइऑक्साइड का, अब मेन खेल आया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ठीक है, CO2 है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं CO2 लघु तरंग के लिए, मैं अभी इंग्लिश में भी बताऊंगा, लघु तरंग के लिए याद रखिएगा, CO2 लघु तरंग के लिए पारदर्शी निकाय बन जाता है। फॉर शॉर्ट वेव्स, लिख लीजिए इंग्लिश वाले, फॉर शॉर्ट वेव्स CO2 बिकम्स ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये CO2 है, यहां पर CO2 की लेयर्स हैं, ठीक है, यहां से आपकी सौरिक विकिरण आ रही है। ये सौरिक विकिरण को जैसे शीशा जाने देती है रोशनी को, उसी प्रकार से सौरिक विकिरण को ये क्या करेगी? ये सोलर रेडिएशन को जाने देगी, और नीचे अर्थ सरफेस है, यहां पर अर्थ सरफेस पे ये हिट करेगी। मतलब यहां पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम करेगी। ट्रांसपेरेंट बॉडी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पे जब ये सोलर रेडिएशन पड़ेगी तो इनको चीरते हुए निकल जाएगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की तरह, कांच की तरह काम करेगी, ठीक है, और यहां पर आके पृथ्वी की सतह को गर्म कर देगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? पार्थिव विकिरण के साथ क्या करेगी? ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पार्थिव विकिरण के साथ ये जो करेगी, क्योंकि पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग है, लॉन्ग वेव्स हैं, ठीक है, इनको लॉन्ग वेव पसंद नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को लॉन्ग वेव्स पसंद नहीं है। मतलब कि जो आपकी दीर्घ पार्थिव विकिरण निकल रही है वो पसंद नहीं। तो मतलब यहां से बेटा जब आपकी दूसरी तरंग निकलेगी, इनको ये क्या करेगी? इनके लिए अपारदर्शी निकाय की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? अपारदर्शी निकाय की तरह काम करेगी। उनको ओपेक बॉडी काम करेगी, मतलब यहां से जो नीचे से आ रही है रेडिएशन, उसको ये क्या करेगी? रोक देगी। पहले इनको एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषण करेगी, और फिर वापस रिफ्लेक्ट कर देगी,
ठीक है, इनको वापस क्या करेगी, प्रत्यावर्तित कर देगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि CO2 के बारे में अगर आपको दूसरी चीज लिखनी है तो CO2 के बारे में यहां पर लिख लीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। CO2 के बारे में यहां पर मैं लिख दे रहा हूं दूसरा पॉइंट CO2 का, कि CO2 दीर्घ तरंग के लिए अपारदर्शी निकाय की तरह कार्य करती है। CO2 acts as an opaque body to the long waves। याद रखिएगा, जो पार्थिव विकिरण है, जो पार्थिव दीर्घ तरंग है, उनके लिए कैसी निकल रही है, ओपेक बॉडी की तरह कर रही है। मतलब ये आई यहां पर अवशोषित हुई और वापस ये इनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी प्रकार जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर ये पार्थिव विकिरण टकराई, जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड से पार्थिव विकिरण टकराएगी, ये वापस लौट जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में। अब देखो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थी इसलिए वापस लौट गई। अब यहां पर यह भी कह सकते हो कि ये सूर्य के बराबर तो गर्म नहीं होंगी, सौरिक विकिरण के बराबर, लेकिन गर्म तो ये भी होंगी क्योंकि गर्म निकाय से निकल रही है। भाई ये वार्म तो होंगी ही क्योंकि वार्म बॉडी से निकल रही है, सरफेस वार्म है आप जानते हैं, तो वार्म बॉडी से निकल रही है, ये गर्म होंगी। और गर्म है क्योंकि ये गर्म है, ठीक है, इसलिए ये यहां पर जो निचला वायुमंडल है, जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, जितना पृथ्वी के समीप होगा क्षोभ मंडल, निचला वायुमंडल जो है उसको क्या करेंगी, गर्म कर देंगी। राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी का औसत तापमान है, ठीक है, उसको स्थिर रखता है, उसको मेंटेन रखता है, उसमें संतुलन बना के रखता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ठंडा, मतलब कि सूर्य जब तक पड़ रहा है तब तक आपको गर्मी महसूस हो रही है, रात हुई बर्फ की तरह सब जमने चालू हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहां हीट को मेंटेन करता है, जो ऊष्मा है उसको, उसका संतुलन रखता है। ठीक है, हीट बैलेंस को मेंटेन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मैं पहली चीज फिर से बता दे रहा हूं, रिवीजन एक बार करवा दे रहा हूं। मैंने आपसे बोला सौरिक विकिरण से जो विकिरण निकलती है वेव के फॉर्म में निकलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में निकलती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में निकल रही हैं, ये पृथ्वी पे आके टकराती हैं, पृथ्वी पे आके टकराती हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस। मतलब यहां पर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा, कोई भी गैस उसको रोक नहीं रही है। कहां पर कुछ रोक रही है वो बाद में पढ़ेंगे। यहां पर आई कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड ने इनको आने दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ने इनको आने दिया। ठीक है, लेकिन यहां पर ठीक है, जो आपकी गर्मी, जो गर्मी आपकी ऊपर की तरफ उठी, मतलब पार्थिव विकिरण जो ऊपर की तरफ उठी, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ने एब्जॉर्ब करके वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, वो जा नहीं पाई। तो आ गई पर जा नहीं पाई। कुछ हीरोपंत, जो टाइगर श्रॉफ की मूवी आई थी हीरोपंती, उसी की तरह है। ठीक है, यहां पर इनकी आती है पर जाती नहीं है, यहां पर इनकी आती है पर जाती नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरीके से आप समझ लीजिए इसको। राइट, ये चीज समझिएगा आप कि सौरिक विकिरण क्या काम कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए कैसा बिहेव कर रहा है। यहां पर दीर्घ तरंग क्या काम कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए कैसे बिहेव कर रहा है। जितनी भी गर्म बॉडी होती है उनसे जो तरंग निकलेंगी, कैसी निकलेंगी, लघु तरंग निकलेंगी। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। ये बात अगर समझ में आ गई, इतनी चीज, तो मुझे बताइए आप, इतनी चीज सबके अगर समझ में आ गई तो, इतनी चीज सबके समझ में आ गई तो बताइए। जेपीएससी अंचल मनी, जेपीएससी स्टार्ट होगा क्या सर? अंचल मनी, देखिए ऐसा है कि जो ये चल रहा है क्लास, ये स्टेट पीसीएस के लिए ही चल रहा है। तो चाहे आप जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप उड़ीसा के हो, बंगाल के हो, राजस्थान के हो, बिहार के हो, कहीं के भी आप हैं, ये वीडियो बनी हुई है, ठीक है, आपके लिए। तो एनवायरमेंट उड़ीसा में हम कुछ अलग नहीं पढ़ा देंगे, आपको झारखंड के लिए स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी आपको सारे स्टेट पीसीएस में चीजों को इसमें कवर करा जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात सबके समझ में आ गई? बताइए, जितने लोग हैं अगर समझ में आई है तो बताइए बात। ये बात समझ में आई क्या सबके? ये बात क्या सबके समझ में आई? ये क्वेश्चन इससे बहुत बनता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है इससे समझ लो। एक क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है
और आप लोग भी आंसर करिएगा मुझे, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि सौरिक विकिरण, यस मतलब ना और हां में आप बताइएगा, सौरिक विकिरण पृथ्वी के निचले वायुमंडल को गर्म करता है। सोलर रेडिएशन हीट्स द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यस या नो, बताइए मुझे। सोलर रेडिएशन हीट्स द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अच्छा, और क्वेश्चन को एकदम स्पेसिफिक कर लेता हूं। सौरिक विकिरण प्रत्यक्ष रूप में, सौरिक विकिरण प्रत्यक्ष रूप में वायुमंडल के निचले भाग को गर्म करता है। सोलर रेडिएशन हीट्स द ट्रोपोस्फेयर या लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। डायरेक्टली यहां बात पूछ रहा हूं मैं, बताइए जल्दी से बताइए। हाँ 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 हाँ, कई लोग हाँ कर रहे हैं। हाँ नहीं है, ना है, किसी ने ना करा है। अरे यार मैंने पूछा क्या, इधर देखो, सौरिक विकिरण क्या प्रत्यक्ष रूप में निचले वायुमंडल को गर्म कर रहा है? नहीं। किसको गर्म कर रहा है? वो तो पृथ्वी की सतह को गर्म कर रहा है। सौरिक विकिरण है, अगर आप देखेंगे सोलर रेडिएशन किसको गर्म कर रहा है? अर्थ सरफेस को गर्म कर रहा है। निचले वायुमंडल को कहां गर्म कर रहा है? निचले वायुमंडल को गर्म करने के लिए क्या जिम्मेदार है? पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिम्मेदार है, इजंट इट? देखिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ही तो नहीं है एस्केप कर पा रही है। अब भाई जहां जहां पर नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर वो अंतरिक्ष में चली जा रही है, वो अंतरिक्ष में निकल गई, ठीक है। और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पर उसको रोक लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाने नहीं देगा और गर्मी को मेंटेन रखेगा। आई होप यहां तक बात आपके सबके समझ में आई होगी। इतनी बात सबके समझ में आई? बताइए मुझे, ठीक है। अब इसमें समझिए एक चीज, अब मैं कुछ यहां पर इरेज कर रहा हूं, कुछ आप समझिएगा चीजों को, ठीक है। थोड़ी सी चीजें ही बताता हूं। और अब आपने यहां देखा कि ये जो रेस थी, ठीक है, ये स्पेस चली जा रही थी, ये स्पेस चली गई, ये जो वेव है आपकी ये कहां चली गई? अंतरिक्ष में चली गई। क्यों अंतरिक्ष में चली जा रही? क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.032। तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड जहां जहां पे है वहां वहां पर वो गर्मी, मतलब जो पार्थिव विकिरण है उसको रोक ले रहा है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकल रही है उसको रोक ले रहा है, और जहां पर नहीं है वहां पर निकल जा रहा है। लेकिन परंतु, ठीक है, बट एक चीज समझ लीजिएगा आप लोग, ये समझ लीजिएगा बेटा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से चालू हुआ, ब्रिटेन ने जब से 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में जब से आपका औद्योगिकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तब से कोयले का उपयोग बढ़ गया, पेड़ों को काटने लगे शहरीकरण के कारण। अब पेड़ क्या करते हैं? पेड़ आप जानते हैं जो हम लोग अपने मुख से, ठीक है, एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ जो थे एब्जॉर्ब कर ले रहे थे। नेचुरल प्रोसेस चल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिलीज करते थे। अब क्या होने लगा कि पेड़ तो कट गए लेकिन आदमी जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। परिवर्तनशील गैस है, इसका जो आप समझिएगा परिवर्तनशील गैस है, इसका परसेंटेज बदलता रहता है, इसका परसेंटेज बदलता रहता है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हुई? कोयले से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगा, पेड़ कटने लगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले एब्जॉर्ब हो जा रहे थे अब वो भी वायुमंडल में घूमने लगे, क्योंकि उनको पेड़ है ही नहीं जो एब्जॉर्ब करते थे। तो उसमें क्या हुआ? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बेटा मात्रा बढ़ने लगी, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहां पर भी दिखने लगे। जो ये निकल जा रही थी अब आसानी से, ठीक है, उनमें भी अगर 10 निकल जाती थी पार्थिव विकिरण, तो अब 10 में से केवल 5 निकल पा रही हैं, क्योंकि 5 को और कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व बढ़ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का जब घनत्व बढ़ गया तो पार्थिव विकिरण कायदे से नहीं निकल पाई। और जब पार्थिव विकिरण कायदे से नहीं निकल पाई तो औसतन जितना तापमान होना चाहिए था, एवरेज जितना टेम्परेचर होना चाहिए था, उस टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर। फिर से बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान समझ लो। मैंने बोला यहां पर अगर जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से अंतरिक्ष में चली जा रही थी पार्थिव विकिरण, ठीक है, यहां से पार्थिव विकिरण चली जा रही थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हुई? मात्रा बढ़ गई। तो अब ये ऊपर ना जाके वापस रिफ्लेक्ट हो गई। और क्योंकि ये गर्म है, क्योंकि ये क्या है? गर्म है तो भैया क्या होगा? गर्म है तो गर्मी बढ़ाएगा, ठीक है। तो औसत तापमान जो था, ठीक है, याद रखिएगा, जो पृथ्वी का औसत तापमान में
बढ़ोतरी हुई, ठीक है, बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज इन दी एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो औसत तापमान था उसमें बढ़ोतरी हो गई। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, वो पार्थिव विकिरण को रोक ले रहा है। और यही इंक्रीज जो है एवरेज टेम्परेचर में बेटा कहलाती है, यही जो औसत तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है, इसी को हम वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी को हम वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, याद रखिएगा। 2018 पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्रश्न आया था, ठीक है, कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन क्या है। तो वैश्विक ऊष्मन क्या है? पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी अगर हो जाए, औसत तापमान जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हम वायुमंडल की बात करते हैं, तो पृथ्वी के औसत तापमान में अगर बढ़ोतरी हो जाए तो उस बढ़ोतरी को हम बोलते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। जो गर्मी बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इतनी बात समझ में आई? यस लिख के बताओ मुझे जल्दी से, इतनी बात समझ में आई? और जितने लोग भी बैठे हैं, सब नए लोग जितने आ रहे हैं, पीसीएस का अगर दिमाग में ख्याल है कि पीसीएस निकालना है तो यहां पर क्लास करके देख लेना। कंटेंट में बेटा हम लोग कोई कमी नहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बताओ इतनी चीज समझ में आई सबके? क्वेश्चन है तुम लोग लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो गैस बढ़ाती है उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग गैस बढ़ाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो मुझे बताएंगे ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं, येलो हाउस क्यों नहीं बोलते हैं, ब्लू हाउस क्यों नहीं बोलते हैं, ब्लैक हाउस क्यों नहीं बोलते हैं, इसको ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हरियाली से इसका क्या संबंध है? तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन इन गैसों को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। बताइए मुझे, इनको ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं? कमेंट में लिखे बताइए। इनको ग्रीन क्यों बोलते हैं? ब्लू मतलब हरित गृह क्यों बोलते हैं? हरित गृह गैस क्यों बोलते हैं? ग्रीन हाउस। बताइए, किसी ने आंसर करा? बताइए मुझे, जितने लोग आए हैं। ठीक है, कोशिश करता हूं सर जी थोड़ा बड़ा लिखता हूं, आप थोड़ा सा अपना जो रेजोल्यूशन है बेटा वो रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप, ठीक। पेड़ से इसका क्या है? हाँ, संतृप्त होगी ना CO2, जब संतृप्त हो जाएगी तभी तो छोड़ेगी। CO2 जब संतृप्त हो जाती है तभी तो वापस रिफ्लेक्ट करती है, वापस भेज देती है वायुमंडल में, खत्म, सैचुरेट हो जाती है। रशिया में प्लांटिंग की जाती थी इससे। ग्रीन हाउस में पादप को एक टेम्परेचर देकर उत्पादन किया जाता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने वाली गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्योंकि ठीक है, चलो अब समझ लो, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि इनको ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं। जो लोग बैठे हुए समझ लो, यही सीख के जाना, कई बार पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैस क्यों ग्रीन हाउस बोलते हैं, ये समझ लो। आओ अब एक बताता हूं तुम्हें। रशिया में, ठीक है, रशिया जैसी कंट्रीज में जो साइबेरिया क्षेत्र है, मतलब कि जो उत्तरी क्षेत्र है एशिया का, रशिया का, रूस का, ठीक है, उसको साइबेरिया बोलते हैं। वहां पर क्या धूप पहुंचती है प्रॉपरली? नहीं पहुंचती है, ठीक है, वहां पर धूप प्रॉपरली पहुंचती नहीं है, स्लांटिंग रेस पहुंचती है, तिरछी किरणें पहुंचती हैं, ठीक है। और कुछ तो साल के ऐसे समय होते हैं कि वहां पर धूप ही नहीं पहुंचती है प्रॉपर, कुछ घंटों के लिए, चंद घंटों के लिए पहुंचती है। तो क्या वो लोग फल फूल सब्जी ये खाएंगे? नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने बनाया एक हाउस। देखो यहां से कॉन्सेप्ट आता है किसका? एक हाउस का आता है, ठीक है। इन्होंने यहां पर एक हाउस बनाया, इस चीज को समझ लो। ग्रीन हाउस बहुत लोग सब बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ग्रीन हाउस बोलता क्या है। ये जो इन्होंने हाउस बनाया बेटा, ये हाउस था कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? ग्लास का बना हुआ घर था। अब क्या होता है, रशिया जैसी कंट्रीज में आप जानते हैं कि वहां पर उपयुक्त तापमान नहीं है। किसके लिए? पादपों के लिए, वहां पर वेजिटेशन के लिए, ठीक है, वेजिटेशन के लिए आप सब जानते हैं वहां पर आपको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता है। और जब आपको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता है तो पादप आपके उग नहीं पाएंगे, मतलब आपको गर्मी, जिसको हीट बोलते हैं, टेम्परेचर, वो नहीं मिल पाता है।
तो ये लोग करते क्या है, ये लोग हीट को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जो ऊष्मा है उसको जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए लोग बनाते हैं कांच का घर। किसका घर? कांच का घर। और कांच की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि सौरिक विकिरण जो आती है, जो आपकी सौरिक विकिरण बेटा आ रही है, इनके लिए ये पारदर्शी निकाय की तरह काम करते हैं। कभी आप घर में देखिए, आपकी जो शीशे हैं, मतलब खिड़की है, शीशे से बनी हुई है, राइट, मिरर्स हैं, वहां से आराम से आ जाती है सूर्य की रोशनी, पहुंच जाती है आपके पास, राइट। तो ये इनको आने तो देती है। यहां क्या होता है कि जब ये सौरिक विकिरण के लिए ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रही हैं, और ये ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह यहां पर आती हैं, अब जब ये आती हैं तो यहां पर टेम्परेचर इस घर का टेम्परेचर जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। इस फ्लोर का, जहां पर ये टकराएंगे उस जगह का टेम्परेचर बढ़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, कोई भी चीज गर्म होती है, तो वहां से अगेन आपकी रेडिएशन निकलती है। तो यहां से भी रेडिएशन निकलेंगी, यहां से भी रेडिएशन निकलेंगी। लेकिन ये जो होगी बेटा कैसी वेव होगी? शॉर्ट वेव होगी। कैसी होंगी? लघु तरंग होंगी। हिंदी में अगर लिख लो तो लघु तरंग होंगी, ठीक है। और ये तुम्हारी कैसी होंगी? दीर्घ तरंग होगी। ये अभी मैंने आपको बात बताई, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जितनी गर्म बॉडी होगी वहां से उतनी छोटी आपकी वेवलेंथ निकलेगी, ठीक है। और जितनी आपकी ठंडी बॉडी होगी, मतलब गर्म में कम गर्म होगी, वहां से दीर्घ तरंग निकलेंगी। कांच क्या करता है? कांच आप देखेंगे कि दीर्घ तरंग को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो रेडिएशन टकराती हैं वो वापस लौट के इस कमरे में टकराती रहती हैं और फंसती रहती हैं। और इधर से एक सोर्स है, इधर से आपका सौरिक विकिरण यहां से आता रहता है, इसको गर्म करता रहता है, और यहां पर इसी प्रकार क्या हो जाता है? हीट ट्रैप हो जाती है। ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं, ऊष्मा यहां पर हीट ट्रैप हो जाती है बेटा, फंस जाती है। ऊष्मा क्या होगी? फंस जाएगी। और जब ऊष्मा फंस जाएगी तो इस घर का जो तापमान होगा, इस घर का जो बेटा तापमान होगा, वो तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। या कह सकते हो कि यहां पर यह तापमान उपयुक्त हो जाएगा। यहां पर उपयुक्त तापमान मतलब कि जितना रिक्वायर्ड था उतना टेम्परेचर यहां पर मौजूद है, मिल जाएगा। जितना तापमान चाहिए था, टेम्परेचर चाहिए था, उतना उपयुक्त तापमान मिल जाएगा। और उपयुक्त तापमान किसके लिए चाहिए था? हमको वेजिटेशन के लिए। हमको यहां पर किसके लिए चाहिए था? वेजिटेशन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पादप के लिए। पेड़ पौधे, वेजिटेशन, पादप के लिए चाहिए था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहां टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? यहां पर आपके फल फूल सब यहां पर उग सकते हैं। इस घर में हम लोग क्या करेंगे? वेजिटेशन करेंगे। और ये जो वेजिटेशन नॉर्मली होगी, ये किस कलर की होगी? आप सब जानते हैं वेजिटेशन जो होगी वो किस कलर की होगी? हरे कलर की होती है 90%, ठीक है ना। कैसी आपकी होंगी सब्जियां? हरी सब्जियां होंगी। पेड़ कैसे होंगे? हरे होंगे आपके, ठीक है। मतलब पेड़, छोटे छोटे जो पेड़ आपके होते हैं, पौधे होते हैं, वो हरे कलर के होंगे। तो आप इस घर को जब देखेंगे, तो ये ग्लास से, कांच से बना हुआ जो घर है, ठीक है, ये आपको कैसा नजर आएगा? ग्रीन हाउस नजर आएगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का बना हुआ है, तो आपको हरियाली नजर आएगी यहां पर। तो आपको कैसा नजर आएगा? ये ग्रीन हाउस नजर आएगा। तो इसलिए इस घर को बेटा बोलते हैं क्या? ग्रीन हाउस। पहली चीज तो ये, इस घर को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रीन हाउस बोलेंगे, ठीक है। इस हाउस को क्या बोलना है बेटा? ग्रीन हाउस बोलना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जाम्पल मैंने लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड क्या इस हाउस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ऐसी इसी घर की तरह, इसी ग्रीन हाउस की तरह बिहेव कर रहा है कि वो शॉर्ट वेव्स को आने दे रहा है, लेकिन जो लॉन्ग वेव्स है उनको जाने नहीं दे रहा है ना। तो ग्रीन हाउस भी तुम्हारे टाइगर श्रॉफ की तरह है, राइट। ग्रीन हाउस भी टाइगर श्रॉफ की तरह है, और CO2 भी आपकी किसकी तरह है? इसी टाइगर श्रॉफ की तरह लघु तरंग को आने दे रहा है और दीर्घ तरंग को जाने नहीं दे रहा है। यह चीज समझिए आप, ठीक है। इसका मतलब जो भी गैस इस ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेगी, ठीक है, इस ग्रीन हाउस की तरह काम करेगी। जो भी गैस इस ग्रीन हाउस की तरह काम करेगी, उस गैस को हम बोलेंगे क्या? ग्रीन हाउस गैस। जो भी गैस, whichever gas is acting or behaving like a greenhouse, it will be known as greenhouse gas। फिर वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो तुम्हारी मीथेन हो, और चाहे तुम्हारी वाटर वेपर हो, ये तुम्हारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। इनमें आपको हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी,
ठीक है, मैं जब ये टॉपिक कंप्लीट करा लूंगा एटमॉस्फेयर, तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से कितने, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, ग्रीन हाउस कौन कौन सी है, उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, सबसे डेंजरस ग्रीन हाउस कौन सी है, वो सारी चीजें जो है हम लोग करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले मुझे, जितने लोग भी हैं ये बात समझ में आई कि नहीं सबको, जितने लोग आ रहे हैं, जितने नए लोग हैं, ये बता दूं मैं आपको, एनवायरमेंट का आज डे 1 है और हम लोग 2 बजे से लगातार 2 से 6 क्लासेस ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए इसको, बता दीजिए सबको कि यहां पर 2 से 6 अपना टाइम वो लोग स्लॉट फिक्स कर लें। गर्मी वैसी आ गई, घर के अंदर पैक हो जाए, ठीक है, आराम से बैठ के 2 से 6 इस क्लास को एंजॉय करें। समझ में आई बात इतनी जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और इससे संबंधित, इसी से संबंधित ग्रीन हाउस गैस जो था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को, एमिशन को, इसके एमिशन को रोकने के लिए बना क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बना बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबके समझ में आ रही है बात। ग्लास के बने का घर का साइज क्या होता है, छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा बनवा लो, ठीक है। लद्दाख जानते होंगे आप, लद्दाख में छोटे छोटे कंटेनर बॉक्सेस बनाए जाते हैं ग्लास के, क्योंकि लद्दाख में भी प्रॉपर लाइट नहीं पहुंचती, वहां बहुत ठंडा है, तो वहां पर जो टेम्परेचर चाहिए वेजिटेशन के लिए वो पहुंच नहीं पाता है। एक तो डेजर्ट एरिया है, कंडीशंस बड़ी टफ है लद्दाख की, तो लद्दाख में भी कांच के छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, आपको मैंने कुछ बात बताई, ठीक है। अब जो ओजोन के बारे में बात है, ओजोन के बारे में बेसिक बात कर लेते हैं हम लोग अभी, और फिर ओजोन डिप्लीशन हम लोग बाद में एक एज अ सेपरेट टॉपिक अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं ओजोन गैस के बारे में भी, एक आइडिया आप लोगों को हो जाए कि ओजोन गैस कहां पर है, क्या है, कैसे है। अगर हम लोग ओजोन गैस के बारे में बात करें, ठीक है, तो पहले तो ये आना चाहिए दिमाग में कि ओजोन गैस कैसे बनती है, ठीक है, कैसे बनती है ओजोन गैस, कहां बनती है सबसे ज्यादा। तो ओजोन गैस जो आपको मिलती है दोस्त, ये आप लोग को याद रखना है कि समताप मंडल में मिलती है, ठीक है। ये आप लोगों को स्ट्रैटोस्फेयर स्ट्रैटोस्फेयर में मिलती है। आपको कहां मिलती है, समताप मंडल में मिलती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि पृथ्वी की सतह से 10 से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई में मिलती है। ये कहां मिलती है, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में मिलती है। और इसकी मतलब कह सकते हैं सबसे अधिक सांद्रता कहां होती है, ठीक है। सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इसका सबसे अधिक सांद्रता या इसका कॉन्सेंट्रेशन की अगर बारे में बात करें हम, ठीक है, तो सबसे अधिक सांद्रता बेटा कहां मिलती है, सांद्रता मिलती है सबसे अधिक 12 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। 12 से लेके 12 लिख रहा हूं, 20, कई किताबों में 12 दिया हुआ है, हम लोग जो मान रहे हो 20 से 35 मान रहे हैं, ठीक है। 20 से लेके 35 किलोमीटर में इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा है। और आपको एक चीज बता दें कि ये जो 20-18 यहां पर मिलती है ओजोन गैस, उनका क्षरण हो रहा है, मतलब कि ओजोन गैस खत्म हो रही है। लेकिन उससे पहले एक चीज ये समझनी जरूरी है, ठीक है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको पीसीएस में जो आ जाते हैं वो ये समझनी जरूरी है कि ओजोन गैस जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ओजोन गैस जो है इसका निर्माण अगर हम बोले, ठीक है, इसका निर्माण बोले तो इसके निर्माण के पीछे कारण क्या है, तो याद रखिएगा इसके पीछे निर्माण कारण है आपकी सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशन में आपकी फोटोन है, ठीक है, फोटोन जो सौरिक विकिरण है इसमें आपका क्या है, फोटोन है बेटा, ठीक है। होता क्या है कि ये फोटोन जब ऑक्सीजन पे पड़ता है, जब ये सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट जो आपकी है जब ये ऑक्सीजन पे पड़ती है तो ये इसको तोड़ देती है O+O में, ठीक है, ये O+O में तोड़ देती है। और होता क्या है कि ये जो O टहल रहे हैं ये जाके दूसरे O2 के साथ मिल जाते हैं। ये किससे मिल जाएंगे, दूसरे O2 के साथ मिल जाएंगे और आपका O3 मतलब कि ओजोन फॉर्म हो जाएगा।
क्या फॉर्म हो जाएगा? ओजोन फॉर्म हो जाएगा। और ओजोन क्षरण में क्या हो रहा है? ये तो फॉर्मेशन है। क्षरण में हम लोग देखेंगे कि O3 जो है वो O2 प्लस O में टूट जा रहा है, O2 प्लस O में टूट जा रहा है। फोटोकैटालिटिक रिएक्शंस यहां पर होती हैं, कंटिन्यूअस रिएक्शन होती है, यहां पर चेन रिएक्शन होती है। क्या होता है? कौन सी ऐसी चीज है जो ओजोन क्षरण पे रिस्पॉन्सिबल है? यह भी एक क्वेश्चन आपके आता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि ओजोन क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको 90% सबको मालूम होगा कि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसेस इसकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग ओजोन डिप्लीशन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बाद में, जब मैं टेम्परेचर पढ़ा दूंगा तो उसके पूरी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में एक एक चीज समझेंगे वहां पर। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित भी बात करेंगे। ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, क्लाइमेट चेंज में हम लोग एसिड रेन के बारे में भी बात करने वाले हैं, एसिड रेन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। क्लियर है बात? चलिए, अब हम लोग गैसेस की क्योंकि बात कर रहे हैं तो अभी मैं आपको बेसिक मोटा मोटा गैस के बारे में समझाना चाह रहा था। तो अभी देखिए, नाइट्रोजन गैस के अगर बारे में बात करोगे, नाइट्रोजन गैस के बारे में, ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन गैस के बारे में एक बेसिक चीज तो समझ ही सकते हैं। नाइट्रोजन गैस के बारे में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ेंगे एनवायरमेंट में, ठीक है, तब तो हम लोग नाइट्रोजन चक्र जो है वहां पर तो समझेंगे ही। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस है, ये चीज आपको मालूम है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस है, ठीक है, 78.1% अबंडेंस में है। क्या इसको हम इनहेल करते हैं? क्या इसका प्रयोग कर पाते हैं? देखो ऐसा है कि इसका प्रयोग नहीं कर पाते। इनहेल तो है क्योंकि एटमॉस्फेयर में, तो इनहेल तो करोगे ही तुम, इसको तुम इनहेल करोगे, लेकिन इसको उसी रूप में बिना यूज करे उसी रूप में बाहर एक्सहेल भी कर दोगे, मतलब इसको सांस के थ्रू अंदर लोगे और फिर इसको बाहर भी छोड़ दोगे इसका बिना प्रयोग करे। तो क्या नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए, नाइट्रोजन हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारी बॉडी के लिए खासकर क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन जिम्मेदार है बेटा। ठीक है, यह जिम्मेदार है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आप जानते हैं यह जिम्मेदार है अमीनो अम्ल के लिए। अमीनो एसिड्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स किससे बन रहे हैं? नाइट्रोजन के बगैर बन सकते हैं क्या अमीनो एसिड्स? नहीं बन सकते हैं, बनते ही नाइट्रोजन से अमीनो एसिड्स। और नाइट्रोजन जो अमीनो एसिड्स हैं ये क्यों जरूरी है? ये आप जानते हैं प्रोटीन के डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन के विकास के लिए। ठीक है, आप जानते हैं ये जो है ये प्रोटीन के विकास के लिए जरूरी है अमीनो एसिड्स। मतलब कि मानव जीवन संभव ही नहीं है अगर नाइट्रोजन नहीं होगा। मानव जीवन हमारा संभव ही नहीं है अगर नाइट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन से ही तो आप और हम हैं। ठीक है, और जो आप बड़े भी हो रहे हैं, जो आपकी मसल्स डेवलप हो रही हैं, वो भी तो प्रोटीन की वजह से डेवलप हो रही हैं। तो प्रोटीन तो बेसिक नेसेसिटी है, और प्रोटीन बिना अमीनो एसिड्स के बन नहीं सकता, और अमीनो एसिड्स बिना नाइट्रोजन के नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको हम डायरेक्टली क्यों नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, और फिर हम इसको कैसे अपने लेते हैं? तो एक छोटा सा मैं बता रहा हूं, नाइट्रोजन साइकिल मतलब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इतना समझ लो कि आपकी ये पृथ्वी की सतह है और यहां पर आपका मृदा है, सॉइल। ठीक है, यहां पर बेटा क्या है आपका? यहां पर आपका सॉइल है। अब इस चीज को समझिएगा आप, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, इसको मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, एटीएम ना समझ लेना इसको, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, नाइट्रोजन जो आपका है ये हमारे सॉइल्स में आता है, इसको मृदा एब्जॉर्ब करती है थ्रू बैक्टीरिया। यहां पर क्या है आपके? बैक्टीरिया है। मृदाओं में स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, इन सब चीजों को, नाइट्रिफिकेशन को बाद में समझेंगे, अभी बस मोटा मोटा समझ लो कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया सॉइल, ये नाइट्रोजन आया यहां पर। ठीक है, और यहां से ये फिर बैक्टीरिया के थ्रू पेड़ों में चला जाता है। ठीक है, किसमें चला जाता है? पेड़ों में चला जाता है, पेड़ों के फल में चला जाता है, या आपके पौधों में, छोटे पौधे जो होते हैं उनमें चला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है? ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। अब इसमें क्या होता है? यहां ये प्रोटीन पहुंच गया, मतलब यहां ये नाइट्रोजन पहुंच गया। नाइट्रोजन कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, पेड़ों में। अब इन पेड़ों को कंज्यूम कौन कर लेता है? एक तो जानवर करते हैं, एक तो जानवर आपके, ठीक है ना, और दूसरा आपका इसको कौन कंज्यूम करता है? इसको ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, मानव
ठीक है बेटा, इसको कौन कंज्यूम करे? मानव कंज्यूम करे। तो नाइट्रोजन इस प्रकार इनके पास पहुंच गया और इस प्रकार इसके पास पहुंच गया। और आदमियों की अगर हम बात करेंगे तो आदमी तो बहुत महान है, आदमी तो जानवर को भी कंज्यूम कर लेते हैं, राइट? तो ये भी कंज्यूम हो जाएंगे। तो तंदूरी मुर्गा, बकरा सब चला गया, जो नाइट्रोजन चला गया आपकी बॉडी में, ठीक है? तो नाइट्रोजन ह्यूमंस में थ्रू अगर फूड के रूप में देखेंगे तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के रूप में, एनिमल्स के जो मीट है उससे, ठीक है, और पादप से नाइट्रोजन हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। क्लियर है? इतनी बात सबके क्लियर है? नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग नाइट्रोजन चक्र में समझेंगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्रकार से काम करता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो सारी हम लोग चीज डिटेल में समझेंगे। यहां तक सबको समझ में आ रही है? मेनली दलहन ट्री में राइजोबियम फॉर्म में, हाँ वो सब हम लोग पढ़ेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट में, दलहन पौधों में राइजोबियम जो होता है क्या करता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो अभी वो सब डिटेल में अभी नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा वो डिटेल में जब हम लोग नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा, ठीक है, जो चक्र का चैप्टर आता है न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषण चक्र जो आता है, पोषण चक्र वाले चैप्टर में हम लोग ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, तब उसमें हम लोग डिटेल में वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी के लिए रहने दो। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, दूसरा एक हमारा था संगठक जिसका नाम था वाटर वेपर, जल वाष्प। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इसको इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में, और यहां पर है आपका ध्रुव, पोल्स। यहां पर आपकी क्या है? ध्रुव है, पोल्स है, ठीक है? ये पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये आपका ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। आप लोग से मेरा क्वेश्चन है, बताइएगा कि अगर मैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाऊं, तो मेरे जलवाष्प की मात्रा जो है वो कम होगी या ज्यादा? क्वेश्चन सिंपल सा है। इफ आई मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है, तो द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर विल इंक्रीज और डिक्रीज? बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। बताइए, जल्दी बताइए। जेके यादव, मैंने ज्योग्राफी में वेस्ट बंगाल पीसीएस में सिर्फ आपका रिवीजन वीडियो देखकर 25 में से 18 ऑब्टेन किया है सर, एज पर ऑफिशियल आंसर की। थैंक यू जितेंद्र, आपको हेल्प हुई इस वीडियो से। मेरी जो मास्टर मेगा वीडियो है, बहुत बढ़िया लगा आपको मेगा वीडियो से, अगर आपको हेल्प हो रही है ये तो सबसे बढ़िया बात है यार, ठीक है? अगर उससे आपको हेल्प हुई, आपने इतना उसमें 25 में से 18 करें तो दैट इज वेरी गुड, ठीक? तो मैंने बोला था कि रिवीजन मॉड्यूल जो मेरा पड़ा हुआ है, मेगा रिवीजन मॉड्यूल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीसीएस में फंसेंगे वहां से। यहां पर आंसर जो आ रहा है सबका, वो सबने आंसर दिया है मुझे। कुछ ने कहा है सचिन सिंह ने ज्यादा, लव लाइट ने ज्यादा इंक्रीज करेगा, कम होगा, नेहा शर्मा कम होगा, सरस्वती मीना कम होगा, रिचा कम। सबने जिसने भी कम बोला है वो आंसर सही है, जिसने भी कम बोला है, ठीक है, वो आंसर सही है। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज सिंपल सी बताओ, सूर्य लंबवत कहां चमक रहा है? सूर्य लंबवत कहां चमक रहा है? विषुवत रेखा पे परपेंडिकुलर। सन कहां पर चमक रहा है बेटा? आप जानते हैं सन जो परपेंडिकुलर चमक रहा है वो कहां चमक रहा है? भूमध्य रेखा पे चमक रहा है, ठीक है? और क्योंकि भूमध्य रेखा पे चमक रहा है तो अब ऑब्वियस सी बात है, भूमध्य रेखा पे अगर सोचिए इस प्रकार मैं कहता हूं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है, क्योंकि यहां पर सूर्य लंबवत चमक रहा है, यहां पर सूर्य जो है लंबवत चमक रहा है, तो गर्मी पड़ेगी यहां पर बहुत, ठीक है? और गर्मी पड़ने की वजह से हवा कैसी हो जाएगी? हवा आपकी गर्म होगी, और हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, और पानी जो है, पानी जहां पर भी होगा, चाहे वहां पेड़ हो
चाहे पानी हो, उनसे वाष्प निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उनसे वाष्प निकल के वायुमंडल में पहुंच जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा वाष्प कहां पर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए विषुवत रेखा पर होता है। कहां होता है? इक्वेटर पे सबसे ज्यादा आपको वाटर वेपर मिलेगा। इसीलिए तो सबसे ज्यादा बारिश भी वाटर वेपर वहीं पर होती है। अभी हम लोग समझेंगे क्यों होती है, कैसे होती है बारिश, ठीक है, वो चीज हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट के बारे में, ठीक, तो वहां पर समझेंगे। अब आप एक चीज याद रखिएगा, वाटर वेपर में लिख लीजिएगा कि वाटर वेपर एक्ट्स एज ग्रीन हाउस गैस, यह हरित गृह गैस की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, यह चीज आपको थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए कि जलवाष्प भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प भी एक हरित गृह गैस है, यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और जिसको नहीं मालूम था, आज इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना। लेकिन इससे हमको खतरा क्यों नहीं है? इससे क्यों हमको बहुत ज्यादा हम लोग चिंतित क्यों नहीं हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैस से चिंतित नहीं होते हैं। क्यों ऐसा? भैया देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक बार अगर एमिट हो गया तो मिनिमम 200 साल और मैक्सिमम 1000 साल से भी ज्यादा क्या होता है? वायुमंडल में घूमता रहता है, नष्ट नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अपना जलवाष्प क्या है? उठा, वर्षा करी, नीचे गिर गया, टेम्पररी होता है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस तो है, परंतु कैसा है? अस्थाई है, टेम्पररी है। ये चीज आपको थोड़ी सी दिमाग में अपने बैठा लेनी है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो है ये टेम्पररी है, अस्थाई है। कौन सा? वाटर वेपर। वाटर वेपर ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो कि अस्थाई है, वर्षा के साथ समाप्त हो जाता है। लिख लो, वर्षा के साथ समाप्त हो जाता है। वर्षा के साथ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं, बताइए मुझे। स्क्रीनशॉट ले लिए इस चीज की। ठीक है, करेक्ट। जितने लोग आए हो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दो। डेली दो से जितने लोग हैं तुरंत सब्सक्राइब कर ले, विदाउट फेल, ठीक है, विदाउट फेल इसको सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। इधर उधर जाओगे, भटकोगे, सही चीज देने वाले हम लोग, ठीक है। हिस्ट्री बढ़िया मिलने वाली है आपको, अगले हफ्ते से हिस्ट्री की भी क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। इनफैक्ट आपको मैंने बताया था जीएस के, और सारे सब्जेक्ट आपका कोर्स कवर कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 21 जून को पीसीएस का पेपर है। बाकी और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सब में फायदा होने वाला है। बार बार ये बात मैं बोलता रहूंगा जब तक मुझको ऐसा नहीं लगेगा कि इससे मैक्सिमम लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है। जब 300, 400, 500 लोग लाइव बैठने लगेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ 500 बच्चे बैठ रहे हैं, तो एटलीस्ट 500 बच्चों को तो ऑनलाइन यहां पर लाइव क्लास का एनवायरमेंट मिल रहा है। आप लोग बड़ी बड़ी कोचिंग में जाइए, ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंग में इतनी डिटेल में कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, मैं गारंटी बता रहा हूं, ठीक। तो आप चीज समझिएगा कि आपको ये बहुत कायदे से शेयर करना है लिंक को, ठीक है, ठीक है। और आपको बता दें एक चीज और कि टेलीग्राम के हमारे लिंक ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ मिलने वाली है वो उसी में मिलेगी। लिंक हम लोग ने शेयर कर दिया अपने कमेंट सेक्शन पे। क्लियर है सबकी बात यहां तक? चलिए, तो आपने वाटर वेपर को देख लिया। वाटर वेपर का और क्या रोल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? क्या वाटर वेपर जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, आप सब समझते हैं। वाटर वेपर अगर नहीं होगा, तो आपका कोहरा नहीं होगा, जिसको फॉग बोलते हैं, ठीक है। आपका कंडेंसेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, जिसको हम बोलते हैं संघनन की प्रक्रिया, ठीक है। आपकी प्रेसिपिटेशन, वर्षण नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन या वर्षण जिसको बोलते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है संघनन की प्रक्रिया, क्या होती है? और क्या संघनन की प्रक्रिया का रिलेशन हम कह सकते हैं बादलों से है?
क्या हम कह सकते हैं संघनन की प्रक्रिया का रिलेशन कोहरे से है? बिल्कुल, मेघों से भी है और कोहरे से भी है। संघनन की प्रक्रिया होती क्या है, क्या है, व्हाट इज कंडेंसेशन? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जो आपका वाष्प होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका वाष्प होता है, जब ये वाष्प ठंडा हो जाए, ठीक है, जब ये वाष्प ठंडा हो जाता है तो जल सीकर में तब्दील हो जाता है, ठीक है। व्हेन इट इज कोल्ड, दिस वेपर, व्हेन इट इज कोल्ड, वेपर जब कोल्ड हो जाता है तो बेटा यहां पर याद रखना, ठीक है, कि वाटर ड्रॉपलेट्स में ये तब्दील हो जाता है। किसमें तब्दील होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर में सब्जी बनाते हैं, अपने घर में आप सब्जी बनाते हैं, राइट, आप सब्जी को ढक देते हैं कभी कभार, ठीक है ना, सब्जी ढक के चले जाते हैं आप कि कुक हो जाए, छोला वोला बना रहे हैं, कुक हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं 10 मिनट की कहीं जल ना जाए तो सब्जी चला दे। जब आप अपना उसका ढक्कन हटाते हो, कभी आपने देखा है, जब आप उसका लिड हटाओगे, लिड, जैसे ही उसका ढक्कन लिड हटाओगे तो लिड के अराउंड आपको क्या नजर आएगा? यू विल सी वाटर वेपर्स। आप उसके चारों ओर क्या देखेंगे? आप उसके चारों ओर वाष्प देखेंगे, ठीक है, गर्म है, क्योंकि पानी गर्म है इसलिए वाष्प दिख रहा है। आप ढक्कन को रख देंगे, आप सब्जी चलाना चालू करेंगे। उसके बाद आप फिर से वो जब लिड को उठाएंगे, तो जब लिड को उठाने जाते हो तो देखते हो उसमें बूंदे बनी होती हैं, बंदी होती कि नहीं बनी होती है? बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको गैस से अलग कर दिया। अब वो वाष्प जो है ठंडा हो गया, तो ठंडे होकर किस में तब्दील हो जाएगा? वाटर वेपर में तब्दील हो जाएगा। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है बात, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गया संघनन की प्रक्रिया क्या होती है? जल वाष्प का जल बूंद में तब्दील होना ही आपका क्या है? संघनन है। कंडेंसेशन इज व्हाट? आपका जब वेपर ड्रॉपलेट्स में ठंडा हो गए, कूल होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं संघनन। अच्छा, संघनन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजों के बारे में और बात कर लें। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वर्षण क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं कि सर वर्षा जो है वही वर्षण है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो रेन फॉल है, ठीक है, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन। नहीं, वो तो उसका एक भाग है, एक स्वरूप उसका वर्षा भी है। वर्षण होता क्या है? देखिए, जल हमारे वायुमंडल में अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में ये पृथ्वी की सतह पे पहुंचती है। कभी बर्फ के रूप में पहुंचती है, कभी ओले के रूप में पहुंचती है, कभी ओस के रूप में पहुंचती है, और कभी वर्षा के रूप में पहुंचती है। ये सभी जो वायुमंडल से जल का कोई भी किसी भी रूप में पृथ्वी पर पहुंचना ही क्या है? वर्षण की प्रक्रिया है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? वाटर फॉर्म है, आप जानते हैं वायु एटमॉस्फेयर में। ये वाटर फॉर्म चाहे स्नो, चाहे हेल, ओले जिसको बोलते हैं हेल, चाहे आपका ड्यू या आपकी रेनफॉल, किसी भी फॉर्म पे सरफेस पे पहुंचता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। मतलब वर्षण के अंदर अगर मैं बोलूं तो वर्षण के अंदर वर्षा भी आएगी, वर्षण के अंदर ओले भी आएंगे जिसको हम बोलते हैं हेल, ठीक है, ओले भी आएंगे, इसके अंदर ओस भी आएगी, ठीक है, ड्यू, इसके अंदर आपका स्नो भी आएगी, बर्फ, ठीक है, बर्फबारी उसको बोलते हैं, स्नोफॉल, वो भी आएगी। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? वर्षण के। किसी भी फॉर्म में वायुमंडल से अगर जल हमारा पृथ्वी की सतह पे आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई सबके? यस लिख के बताओ अगर आई है तो। अगर इतनी बात सबके समझ में आई तो मुझे यस लिख के बताइए, जितने लोग भी हैं। रेणु कुमारी, समवन, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। सरस्वती मीना सर आप महान हो जिसको, अरे यार ये सब ना लिखो। समझ में आ रहा है? जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? जितने लोग भी यहां पर आ रहे हैं, जितने लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, जितने लोग अभी आ गए चैनल में, रुको रो, देखो बहुत जबरदस्त चीज है मैं बताने वाला हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। पहली चीज तो आपको यह बता दूं, ठीक है, कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एरोसॉल। ठीक है, एरोसॉल ये होता क्या है? एरोसॉल
जल बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, और एरोसॉल धूल कण है। एरोसॉल धूल कण और जल वाष्प दोनों हैं, मतलब जल बूंद दोनों हैं। ये एरोसॉल मिश्रित, आप इनको सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं? इनको सम्मिलित रूप में आप एरोसॉल बोलते हैं, मतलब धूल कण और जल बूंद, इनको हम सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप में एरोसॉल बोलते हैं। ये चीज समझनी है। अब बात यह आती है कि धूलकण यार कैसे आता है। तो धूलकण आप जानते हैं चक्रवात चलता है, चक्रवात जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन के थ्रू आ सकता है, चक्रवात आंधी, चक्रवात चला और चक्रवात चलते हुए, जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं, धूल पहुंच गई। ठीक है। आप जानते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन जिसको मैं बोलता हूं, इंग्लिश में अगर लिखूं तो इसको बोलूंगा वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है। उसमें भी आपके धूलकण निकलता है जब फटता है। ठीक है। जब कायदे से ज्वालामुखी फटता है तो उसमें आप जानते हैं धूलकण, छोटे छोटे धूलकण निकलते हैं, और जो कि हमारे कहां चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि तूफान है ना, विंड्स चलती है, पवन चलती है, पवन की तेज गति जो तूफान का रूप लेती है, उसमें भी आपके धूलकण हमारे वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और कुछ हमारा जो है इवापोरेशन के थ्रू भी, बहुत कम, ठीक है, वाष्पीकरण के थ्रू भी, वाष्पीकरण के थ्रू भी पहुंच जाता है। नमक के कण, जैसे वाष्पीकरण में किसके? नमक के कण, बहुत कम, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में सॉल्ट पार्टिकल नहीं जाता है। ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन हां, सॉल्ट पार्टिकल जो है समुद्र से, समुद्र में सॉल्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा है, तो समुद्र से सॉल्ट पार्टिकल भी इवापोरेशन में चला जाता है, पानी के साथ साथ, पानी के साथ साथ वो भी इवापोरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से और भी कई अन्य तरीके हैं। ठीक है। इस प्रकार से वायुमंडल में हमारा धूलकण पहुंच जाता है। ठीक। अब ये जो धूलकण है ये क्यों जरूरी है? ठीक है। ये याद रखिएगा, आपको एक यहां पर पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। धूलकण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आप लोग लिखना है, धूलकण आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह कार्य करता है, आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह कार्य करता है। इट एक्ट्स लाइक अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। क्या है ये आर्द्रताग्राही नाभिक या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई? ये अब क्या चीज लेके हम आगे देखो। हाइग्रो से, हाइग्रो का मतलब होता है हाइग्रोमीटर, सुना होगा, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए होता है, आर्द्रता को नापने के लिए होता है। ठीक है। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? आर्द्रताग्राही नाभिक, मतलब धूलकण जो है, धूलकण, ये आपका धूलकण है। ठीक है। धूलकण एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जो अपने चारों ओर जल को समेट लेता है। जो धूल के कण होते हैं उनके चारों ओर ही आप याद रखिएगा कि पानी इकट्ठा होता है। अगर मतलब धूलकण नहीं है तो वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बन पाएगी। वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के लिए वहां पर बहुत माइन्यूट, आप लोग आंखों से नहीं दिखेगा, बहुत माइन्यूट आपको क्या होता है वहां पर? माइन्यूट से माइन्यूट आपको वहां पर डस्ट पार्टिकल नजर आएगा। और ये डस्ट पार्टिकल जो है अपने चारों ओर पानी को, ठीक है, न्यूक्लियस की तरह काम करता है। ये चारों ओर अपने क्या करता है? चारों ओर पानी को इकट्ठा कर लेता है और जलबूंद का निर्माण करता है। ठीक है। ये आर्द्रताग्राही जो है ये जलबूंद की तरह, ये जलबूंद बन जाता है। समझ में आ रही बात आपकी? वाटर ड्रॉपलेट, जलबूंद मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। तो डस्ट पार्टिकल्स बहुत जरूरी है। इसका मतलब अगर डस्ट पार्टिकल्स आपके नहीं है तो जितनी भी वायुमंडल में नमी है वो बादल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी। इसका मतलब तो हम यही कह सकते हैं कि जल, आपकी चाहे वायुमंडल में नमी हो, जब तक डस्ट पार्टिकल्स वहां नहीं है वहां पर क्या है? मेघों का निर्माण नहीं होगा। तो मेघों के निर्माण के लिए, मेघों के निर्माण के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, याद रखिएगा जो बादल
क्लाउड का बेटा जो फॉर्मेशन है, क्लाउड का जो फॉर्मेशन है उसके लिए डस्ट पार्टिकल का होना मस्ट है। यह समझ में बात आ रही है मेरी, इतनी जो मैं बता रहा हूं? अगर इतनी बात इंटरेस्टिंग लग रही है, चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो अपने दोस्तों को यार ये चीज भी सीखने दो, ठीक है? जितने ज्यादा लोग सीखेंगे उतना बेनिफिट उनका होगा। अलग अलग एग्जाम देते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह जाके देते हैं, बिहार में, एमपी में, तो उनको आप ये चीज शेयर करिए, ठीक है? ये डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए फॉर एरोसॉल। जल बूंद जो है, जल बूंद याद रखिएगा, जल बूंद इसी के साथ बनती है, धूल कण के साथ बनती है, और इसी जो जल बूंद बन जाती है, धूल कण और जल एक साथ जो जल बूंद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं एरोसॉल। इस पे आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि जो कृत्रिम वर्षा होती है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा बेटा याद रखिए जो मैं बोल रहा हूं, आर्टिफिशियल रेन जो होती है, कृत्रिम वर्षा जो आर्टिफिशियल रेन होती है, ये कैसे करी जाती है? यहां पर आप याद रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड के कण वायुमंडल में छिड़के जाते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है? ये याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा का रिलेशन किससे है? सिल्वर आयोडाइड से है। आर्टिफिशियल रेन का रिलेशनशिप किससे है? सिल्वर आयोडाइड से है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग के? बताइए मुझे, इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं? इतनी बात सबके समझ में आई? ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। ब्लैक कार्बन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? अभी हम आएंगे सूट पे, ब्लैक कार्बन पे, ब्राउन कार्बन पे, आई कम, ठीक है? अभी डोंट वरी, उस पर पूरा हम लोग टॉपिक में एक एक चीज बताऊंगा। व्हाट इज ब्लैक कार्बन, क्या करता है ब्लैक कार्बन, कहां से एमिट होता है, उन पे आएंगे हम, ठीक है? अभी जो चीज इतनी बता रहे हैं इसको आप समझ लीजिए। इतनी चीज समझ में आ गई सबके? इज इट क्लियर? ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, इन पे मैं पूरा डिटेल में हम लोग आने वाले हैं। अभी ये तो बस मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, क्लाइमेट चेंज पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। आपका कोई भी प्रश्न जो है वो पीसीएस में गलत नहीं होगा, स्टेट पीसीएस में, ये मैं इतनी गारंटी बताता हूं। एनवायरमेंट में पूरी चीजें कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये सबको समझ में आ गया? तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, ये थे आपके सारे कंपोनेंट, ठीक है? ये आपके थे जो कंपोनेंट थे। अब कुछ बेसिक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है? कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये चीज समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा वाटर के बारे में, वाटर वेपर के बारे में, इनसे संबंधित चीजों को थोड़ा बताना चाह रहा हूं। देखिए अभी, अब एक चीज आप समझिएगा, इसको मान लो 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, और ये 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश है। अगर इन अक्षांशों को मान लें, यहां पर बीच में इसके क्या है? विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, ठीक है? अब विषुवत रेखा में आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हालांकि एनवायरमेंट से भी मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप ही लोग से मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि विश्व में आपको सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो कहां महसूस होती है, या सबसे गर्म स्थल आपको कहां मिलता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, जो कि विषुवत रेखा वाला रीजन है, ठीक है? ये विषुवत रेखा वाला रीजन है, इक्वेटर वाला रीजन, ठीक है? या 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, या 20 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, मतलब कि 20 डिग्री अक्षांश से लेके 30 डिग्री अक्षांश किसी भी गोलार्ध में, वहां पर, या 40 डिग्री अक्षांश से 50 डिग्री अक्षांश, नॉर्थ या साउथ कहीं भी, या 5 डिग्री
से डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ। कहां पे आप बताइए आपको सबसे ज्यादा गर्म स्थल मिलेगा? आंसर करके मुझे बताइए तुरंत कि सबसे गर्म स्थल आपको कहां पे मिलेगा। ये मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। निधि शर्मा डोल्ड्रम एरिया, यस डोल्डम एरिया है। आप चाहे डोल्डम एरिया आंसर कर रहे हैं, ए, ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं आप लोग। सबसे गर्म क्षेत्र बताइए जल्दी। विषुवत पर, इक्वेटर पर बोल रहे हैं आप लोग। तो सब लोग क्या आंसर ए बोल रहे हैं? 40 से 50 सी बोला जेके यादव ने। कंचन 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, कौशिक राउत ए। ए ए ए बी किसने बोला? घनश्याम चटर्जी बी। नो आइडिया सर जी। चलो बता दें, जिसने भी ए आंसर करा है, जिसने भी ए आंसर करा है गलत आंसर है। जिसने भी ए आंसर करा है गलत आंसर है, और सबने लगभग यही आंसर करा है। ठीक है, कि सबसे गर्म स्थल जो है, सबसे गर्म स्थल उनको इक्वेटर लगता है, लेकिन सच्चाई है कि सबसे ज्यादा गर्म स्थल जो है वो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री अक्षांश में होता है। एटलस उठा के देख लेना, अटाकामा, सहारा, अरब, सारे डेजर्ट जो तुम्हें हैं वो इसी रेंज में मिलेंगे। 20 डिग्री लैटिट्यूड से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे तुम्हें सबसे गर्म स्थान मिलेगा। ठीक है, लिबिया वो भी यही मिलेगा, पाकिस्तान का जकोकाबाद वो भी यही मिलेगा। ठीक है, सभी चीज जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी। और ये कैसे मिलेगा ये तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा क्लाइमेटोलॉजी में। लेकिन ये क्यों नहीं आंसर है इसके बारे में बताते हैं आपको। जो ऊपर वाला आपका आंसर है क्यों नहीं है, देखिए आप जानते हैं कि दिन में इक्वेटर पे अगर मैं बात करूं तो बहुत गर्म पड़ता है दिन में, है ना, लगभग 12 बजे के आसपास तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो यहां पर जो आपकी एयर होगी, यहां पर जो आपकी वायु होगी वो कैसी हो जाएगी, मैं कह सकता हूं यहां पर आपको मिलेगी वार्म एयर। बहुत ध्यान समझना इस बात को। और जो लोग बैठे हैं लेक्चर में, इस लेक्चर में अभी लेक्चर खत्म होने वाला है, आखिरी में सबसे धमाकेदार चीज सीख के जाओगे। ठीक है, वार्म एयर यहां पर है, इधर भी वार्म एयर है, इधर गर्म हवा में लिख दे रहा हूं हिंदी में। ठीक है, यहां पर आपको गर्म हवा मिलेगी। क्यों गर्म हवा मिलेगी? क्योंकि भाई लंबवत चमक रहा है तो गर्मी तो होगी ही होगी। ठीक है, अब गर्म हो गया यार दिन में यहां पर। अब गर्म होने पे क्या हुआ कि यहां पर हो गई हवाएं गर्म, और जो गर्म हवा होती है उसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा की कम? तो आंसर इज सर कम। जो डेंसिटी वार्म एयर की होती है सर वो कैसी होगी, ज्यादा या कम? तो आपका आंसर बेटा होगा कम। ठीक है, डेंसिटी कम, क्योंकि हवा जो है वो गर्म होकर फैल जाएगी। जैसे लोहे को पिघला दो, अगर आप लोहे को, आयरन को आप मेल्ट कर दोगे तो आयरन को मेल्ट करने में क्या होगा, आयरन को मेल्ट करने में वो पिघलेगी और डेंसिटी उसकी खत्म हो जाएगी। और जब ये डेंसिटी, इसका घनत्व कम हो जाएगा तो ये बेटा कैसी हो जाएंगी, हल्की। कैसी हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी। और हल्की होके गर्म है, ठीक है, ऊपर की तरफ राइज करेंगी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर राइज करेंगी। तो यहां जो एयर मौजूद है वो गर्म हवाएं क्या होंगी, ऊपर की तरफ राइज करेंगी। इसी प्रकार आपकी यहां पर आप देखते हैं कि हवा जो है वो ऊपर की तरफ क्या हो रही है, राइज कर रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगी क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, हल्की हो जाएगी। गर्म होके घनत्व कम हुआ, खिंची, फैली, फैल के हल्की हो गई हवा, और जब हल्की हो गई हवा तो क्या होगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। बहुत ध्यान से समझना, गर्म हुई, हल्की, घनत्व कम हुआ, हल्की हुई, वार्म एयर, डेंसिटी कम हुई, लाइट हुई, और लाइट होने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये ऊपर की तरफ असेंड करने लगेगी। ठीक है, ये क्या होने लगेंगी, असेंड करने लगेंगी, मतलब कि उठने लगेंगी। ठीक, ये ऊपर की ओर उठने लगेंगी। ठीक, ऊपर की तरफ राइज कर रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो गर्म हवा होती है इसके बारे में लिख लेना। जो गर्म हवा है, इंग्लिश वाले लिख लें वार्म एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और क्लाइमेटोलॉजी में बहुत आपको काम आने वाली है। जो गर्म हवा होती है इनकी एक खूबी होती है। ठीक है, और ये खूबी क्या होती है, खूबी ये होती है कि ये आर्द्रता को पकड़ कर
आर्द्रता को पकड़ कर रखने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो कह सकता हूं कि वाटर या ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। गर्म हवा जो होती है, गर्म हवा का पॉकेट साइज बड़ा होता है। गर्म हवा का पॉकेट साइज क्या होता है? बड़ा होता है गर्म हवा का पॉकेट साइज। इसमें बहुत सारा पानी आ जाता है। ठीक है, गर्म हवा का जो पॉकेट साइज होता है क्या होता है? बड़ा होता है। गर्म हवा क्या करती है? नमी को निचोड़ लेती है। जो वायुमंडल है आपका, जो एटमॉस्फेयर है, वहां से आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को निचोड़ लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने पास रख लेगी। ठीक है, याद रखिएगा, अपने पास क्या करेगी? अपने पास रख लेगी। और अपने पास जब ये रख लेती है, अपने पास जब ये रख लेती है, राइट, मतलब इसमें आप कह सकते हैं जो गर्म हवा है, इनके साथ नमी भी ट्रैवल कर रही है। आप कह सकते हैं इनके साथ नमी भी ऊपर जा रही है। अभी तो ये गर्म है, वाष्प के रूप में कह सकते हैं हम हैं। किसके रूप में है गर्म हवा? ये हम देख के यहां पर कह सकते हैं कि ये वाष्प के रूप में है। मतलब गर्म हवा जो होती है वो अपने साथ नमी को रखती है, वाष्प के रूप में होती है। अब ये जब ऊपर की तरफ उठी, जब ये ऊपर की तरफ उठी, ठीक है, तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर, मतलब हम लोग जहां पर रहते हैं, उसमें जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको क्या होता है? आपका तापमान कम होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल उसमें पढ़ेंगे क्यों तापमान कम होता है। लेकिन अभी इतना फिलहाल याद रखो कि हर 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे, हर 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नॉर्मल लैप्स रेट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, और हिंदी में बोलते हैं बेटा सामान्य हास या पतन दर। सामान्य हास या पतन दर, सामान्य पतन दर भी बोलते हैं, सामान्य हास्य दर भी बोलते हैं। तो यह चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि ऊपर जाने में, ऊपर जाने पे हर 1 किलोमीटर पे क्या हो रही है? हवाएं ठंडी हो रही हैं। तभी तो जब पहाड़ जाते हो तो ठंडी लगती है, महसूस होती है। ऊपर जाने पे आपको क्या महसूस हो रहा है? ठंड महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि यहां पर जो हवा है, अब यह हवा कैसी हो गई? ऊपर जाके हवा हो गई ठंडी, कोल्ड। कैसी हो गई? ठंडी हो गई, कोल्ड हो गई। अब कोल्ड एयर जो होती है, कोल्ड एयर, ठीक है, वो क्या करती है? नमी को छोड़ देती है। नमी को क्या करेगी? नमी को छोड़ देगी। ठीक है, याद रखिएगा, जो यहां पर ठंडी हवा होगी बेटा, वो नमी को छोड़ देगी। ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। अब एक चीज दिमाग छोड़ो, हम ये बताया आपने नमी को छोड़ देगी, क्यों छोड़ देगी? ये चीज सोचिए थोड़ा सा दिमाग में। यहां पर आप जानते हैं कि मैंने आपको एक बताया था प्रोसेस कंडेंसेशन का। मैंने आप लोग को एक प्रोसेस अभी बताया, किसका? संघनन का। ठीक है, संघनन का प्रोसेस बताया, जिसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं कंडेंसेशन। बेटा आपको ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या आपको बताया? यहां पर कंडेंसेशन का प्रोसेस बताया, संघनन का प्रोसेस बताया। अब इसमें आपको क्या दिमाग में बात रखनी है? यहां पर यह किस रूप में मौजूद है? वाष्प के रूप में मौजूद है। और मैंने बताया वाष्प जब ठंडी हो जाती है, वाष्प जब ठंडी हो जाती है तो किसमें तब्दील हो जाती है? वाष्प ठंडी होके जल बूंद में तब्दील हो जाती है। किसमें? जल बूंद में तब्दील हो जाती है। क्लियर है बात? ये यहां पर क्या बन जाएंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे यहां पर। और यही तैरते हुए वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो हमारे क्या हैं? क्लाउड्स हैं। यही तैरते हुए जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे क्या हैं? बेटा क्लाउड्स हैं। याद रखिएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे क्लाउड हैं। और किसकी वजह से बना? संघनन। मतलब गर्म वाष्प जब ठंडी हुई तो जल बूंद में तब्दील हो गई। गर्म वाष्प ठंडी ऊपर होके गई, और ऊपर होके उसने क्या हुआ? वो जल बूंद में तब्दील हो गई। और जल बूंद में तब्दील होके किसका निर्माण हो गया? क्लाउड का निर्माण हो गया। और क्लाउड का निर्माण हुआ तो क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी, और गर्मी पड़ने के कारण यहां पर क्या हुई? वर्षा, रेन। ठीक है, और ये रेन जो हुई, ये कितने बजे हुई? 4 बजे हुई। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए बेटा याद रखिएगा, इसको बोला जाता है
4 o'clock रेन, इसको क्या बोलते हैं? 4 o'clock रेन बोलते हैं। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैंने बताया आपको क्लाउड है और यहां पर क्या हो गई? वर्षा हो गई। अब जहां पर वर्षा होगी वहां तापमान गर्म होगा? नहीं गर्म होगा। रात भर वर्षा होगी लगभग, दिन में फिर सूर्य निकलेगा, फिर सूर्य चमकेगा, फिर से वाष्प ऊपर आएंगे और फिर शाम तक आपको आते आते वर्षा यहां पर हो जाएगी। तो आपको लगता है यहां ठंडा होगा, गर्म होगा? यहां पर गर्म नहीं होगा उतना। और दूसरी एक चीज बता दें कि जब दिन में 2 बजे के लगभग दिन में बादल बनना चालू हो जाते हैं, 12 से 2 के बीच में जब वाष्प ऊपर उठते हैं तो बादल बनने लगते हैं। जब बादल बनने लगते हैं तो बादल के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि बादल अगर बहुत घने हैं, बादल अगर बहुत घने हैं तो लगभग जो सूर्य के अगर बहुत घने बादल बन जाते हैं, जब अगर बहुत घने बादल बन जाएंगे, डेंस क्लाउड हो जाएंगे, तो सूर्य की जो किरण आ रही है, सूर्य से जो किरण आ रही है उसका 70 से 80% तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, केवल 20% पहुंचेगा। तो बताइए, दिन में 2 बजे के बाद सूर्य की रोशनी भी कायदे से नहीं पहुंच रही है, ऊपर से यहां पर क्या हो रहा है? इवेपोरेशन होके बादल बन रहे हैं। तो इक्वेटर पे आप इसीलिए देखते हैं, इक्वेटर वाला जितना भी क्षेत्र है वहां पर आपको बहुत भारी वर्षा मिलेगी। और इतनी भारी वर्षा, दिन में गर्म होता है, ठीक है, इसीलिए इक्वेटर का आप तापमान देखते हैं तो आपको 22 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वार्षिक इसका तापमान, एनुअल, अगर आप इसका टेम्परेचर देखेंगे, इसका एनुअल टेम्परेचर बेटा, तो आप एनुअल टेम्परेचर में देखते हैं कि यहां के रीजन का एनुअल टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। और वर्षा अगर आप देखेंगे, बारिश देखोगे तो 200, ऊपर लिख दे रहा हूं, बारिश देखोगे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक, मोर देन 200 सेंटीमीटर्स एनुअल रेनफॉल होती है। ऐसी कंडीशन में सदाबहार वन बन जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बनते हैं ऐसे वन में, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये तो आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर ये वाला जो केस है, यहां पर ये भी नहीं होगा, यहां पर भी बहुत वर्षा होती है 5 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में। अंडमान निकोबार वाले रीजन में देख लो, निकोबार में बहुत वर्षा होती है, राइट। वेस्टर्न घाट्स में देख लो, बहुत वर्षा होती है। इसका मतलब ये जो है, ये आंसर आपका सही नहीं होगा। और ये भी सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 40 से लेकर 50 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, ठीक है, वो सॉरी 40 से लेकर 50 डिग्री जो उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश है, वो आपके टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के भाग हैं, जहां पर शीत मतलब टेम्परेट, ठंडा रहता है। 20 से लेकर 30 डिग्री, ये था आपका आखिरी का डोज, ठीक है। इसी डोज के साथ मुझे बताइए, बात आप सबको समझ में आई? आज मैंने एक्सपेक्ट ज्यादा करा था, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि आज बहुत ज्यादा बच्चे बैठेंगे, ठीक है, तो इतने नहीं बैठे, इतने बच्चे नहीं थे, ठीक, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी। खैर कोई नहीं, आप लोग इस चीज को शेयर करिए और बताइए वहां पर कि बहुत ही यहां पर कंटेंट वाइज आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम लोग दे रहे हैं और कहीं से भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। वो वैसा वाला कंटेंट नहीं कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन केवल उतार दो और रटवा दो, वो वाला खेल नहीं यहां पर हो रहा है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग से अलविदा लेना चाहूंगा।